Our today's topic is कैपिटल गेन्स। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 5 हेड में 4th हेड कैपिटल गेन है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी के बाद कैपिटल गेन का नंबर आता है। क्या है कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्ट में? आज अपन ये डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन? कैपिटल गेन सेक्शन 45(1) बिजनेस का जो चैप्टर था, नॉर्मली 45 सेक्शन की बात 44 की बात करता था। 44 एडी और एडीए, 44 AA AB। तो ये 45(1) से शुरू है। ये कहता है कैपिटल गेन में बी अराइज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन किस पे आ सकता है? कैपिटल असेट की ट्रांसफर पे। दो वर्ड सामने आते हैं कि एक तो हमें जानना होगा मीनिंग ऑफ ट्रांसफर क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर किसे बोलते हैं? अक्सर ट्रांसफर में इंक्लूड होती है सेल भी, एक्सचेंज भी, बाय बैक ऑफ इक्विटी कंपनी कर लेती है वो भी, या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ टेनेंसी राइट। जैसे कि राइट शेयर वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं आप, राइट शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं, या टेनेंसी राइट, आपका टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा कुछ। यानी चीजों का अदल बदल हो सकता है, सेल हो सकता है, बायबैक करती कंपनी वो हो सकता है, टेनेंसी राइट या राइट शेयर का एक्सटिंग्विशमेंट भी हो सकता है। ये अपना ट्रांसफर क्या है ये बात मैं करूंगा डिटेल में। तो फिलहाल कैपिटल गेन की बात कर रही है तो कैपिटल असेट्स और ट्रांसफर के बिना पूरी नहीं होगी। कैपिटल गेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का आ सकता है। पॉजिटिव हुआ तो गेन होगा और नेगेटिव हुआ तो लॉस होगा। यानी कैपिटल मींस इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन आएगा कैपिटल गेन किस पे? कैपिटल असेट्स की ट्रांसफर पे। अब ये कैपिटल असेट्स में क्या आएगा ये अपने को देखने की जरूरत होगी कि मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट क्या होगा। कैपिटल असेट का मीनिंग जो कैपिटल गेन का चैप्टर लेगा, कैपिटल असेट को डिफाइन करेगा सेक्शन 2 क्लोज 14 डेफिनेशन। सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 क्लोज 14 कैपिटल असेट्स बताएगा, सेक्शन 2 क्लोज 47 ट्रांसफर का मीनिंग बोलेगा, दोनों डिटेल में। कैपिटल असेट्स ऑल असेट्स वेदर it is of personal use or it is business asset। भैया कैपिटल गेन का चैप्टर कहता है सब कुछ कैपिटल असेट्स है, चाहे वो पर्सनल यूज की असेट्स हो चाहे वो बिजनेस असेट्स हो, बिजनेस के अंदर असेट्स हो। जैसे बिजनेस में असेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? बिजनेस में कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी ये सब प्लांट एंड मशीनरी, ये तो WDV पे हो सकती हैं। बाकी शेयर्स हो सकती है, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लैंड हो सकती है। इनकी कॉस्ट ले लेंगे, इनकी WDV नहीं होती। शेयर्स डिवेंचर की कौन सी WDV होती है? अपन एक सेक्शन 50 पढ़ा था, याद होगा, डेप्रीसिएशन में जो बिजनेस का चैप्टर पढ़ा उसमें एक सेक्शन 50 आता था। सेक्शन 50 क्या बात करता था बिजनेस के चैप्टर में? सेक्शन 50 कहता था कैपिटल जो गेन है शॉर्ट टर्म अराइज हो सकता है किस पे? कैपिटल असेट्स पे। शॉर्ट टर्म गेन में भी अराइज, ये अपन ने डिस्कशन की थी, याद होगा आपको। कैपिटल असेट्स पे कभी लॉन्ग टर्म गेन नहीं आता। सेक्शन 50 याद है क्या? सेक्शन 50 डेप्रीसिएशन में पढ़ा था तो मैंने बताया था। अभी तो हम सेक्शन 32(1) की बात कर रहे हैं डेप्रीसिएशन में, ये 50 कहां से आ गया? अगर सेक्शन 50 ना पढ़ते तो आप डेप्रीसिएशन भी सही ना लगा रहे होते। ये इश्यू आता है कई बार कि भाई कैपिटल गेन
के चैप्टर का टॉपिक था सेक्शन 50, जो कि कहां पढ़ा अपन ने, डेप्रिसिएशन में। सेक्शन 50 आपको याद होगा क्या बताता था, डेप्रिसिएबल असेट्स के केस में ब्लॉक ऑफ असेट्स का डिटेल देता था। दो सिचुएशन थी, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। व्हेन ऑल असेट्स ऑफ अ ब्लॉक सोल्ड, सारी असेट्स बेच दी, इस केस में या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता था। पार्ट ऑफ ब्लॉक सोल्ड, याद होगा, पार्ट ऑफ ब्लॉक सोल्ड। अब उसमें दो सिचुएशन थी, B1 B2। सेल कंसीडरेशन होल ब्लॉक की, WDV ऑफ होल ब्लॉक से ज्यादा बेच दिया एक पार्ट, तो क्या गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर सेल कंसीडरेशन लेस देन WDV ऑफ होल ब्लॉक है, पूरे ब्लॉक की WDV से कम है, तो यहां पे WDV आती थी और डेप्रिसिएशन लगता था। आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा ये चीज अपन पढ़ा करते थे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, क्योंकि अगर आप इसको वहां ना पढ़ते तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना आना था, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो सिस्टम है ब्लॉक सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग चलता है कि आपने ब्लॉक बेच दिया पूरा, कम में तो लॉस, ज्यादा में तो गेन। ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ब्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता था सारा, ये बात अपन ने डिस्कस की थी। ओके चलो, तो वो कह रहा था कि वो सेक्शन 50 तो डेप्रिसिएबल असेट्स का है, जो बिजनेस में असेट्स हैं सारी बेची के पार्ट बेचा, उसके अकॉर्डिंग रिपीट होगा। यहां पे वो सारी डिस्कशन दोबारा से आएगी जो सेक्शन 50 की थी, क्योंकि वो टॉपिक ही इस चैप्टर का था। ओके, फिर ये बात करता था कि जो कैपिटल असेट्स है उसमें चाहे वो पर्सनल हो चाहे बिजनेस की हो, बिजनेस में दो तरह की हो सकती हैं। एक तो इस तरह की, कौन से वाली, डेप्रिसिएबल असेट्स हो सकती हैं जिन पे सेक्शन 50 लगाना है वो। दूसरी नॉन डेप्रिसिएबल, जैसे लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिजनेस में ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर डिवेंचर में किसी कंपनी के इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी हो सकती हैं। इनको बेच के कैपिटल गेन आ सकता है, पर्सनल असेट्स को बेच के भी गेन आ सकता है। इसने स्वीपिंग इफेक्ट है इस सेक्शन 214 का, पर्सनल हो चाहे बिजनेस, कैपिटल गेन दोनों तरह की असेट्स के ऊपर अराइज हो सकता है। ये अपने को इफेक्ट ये बताएगा, दोनों तरह की असेट्स पे गेन आ सकता है। चलो, एक तो ये बात। फिर इसी पेज 1 पे ही देखो, कैपिटल असेट्स में कह रहा है चाहे ये बिजनेस यूज की हो चाहे पर्सनल वो, और एक इन्वेस्टमेंट, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है अंडर सेबी रेगुलेशन, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग सेबी के इंडिया में पैसा लगाते हैं, ये हमेशा ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स, इसे हमेशा कैपिटल असेट्स माना जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे अपना म्यूचुअल फंड नहीं होता, म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा लगाता है, ऐसी ये फॉरेन के कोई इंडिविजुअल लोग नहीं है, फॉरेन का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी फॉरेन का जैसे म्यूचुअल फंड टाइप, वो पैसा पब्लिक का इंडिया में लगाता है, पब्लिक वहां की FII में लगाती है, FII आगे इन्वेस्ट करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया की शेयर डिबेंचर में पैसा लगाया, चाहे उनका ट्रेडिंग करना बिजनेस ही क्यों ना हो, इवन इट इज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज बिजनेस, तो भी कैपिटल, इवन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज अ बिजनेस ऑफ FII, तब भी इनकी इन्वेस्टमेंट को क्या माना जाएगा, हमेशा कैपिटल असेट्स माना जाएगा, चाहे इनका काम इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करना ही सिक्योरिटीज की क्यों ना हो, इट मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स। तो कैपिटल असेट्स सेक्शन 2 क्लॉज 14 बताएगा कि जो पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो सब कैपिटल असेट्स हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स वगैरह इंडिया में पैसा लगाते हैं, चाहे ट्रेडिंग उनका बिजनेस है, तब भी उसे क्या ट्रीट करेंगे, हम उसे
कैपिटल असेट्स मानेंगे। लेकिन सेक्शन 214 ने कुछ एक्सेप्शन दिए। क्या तो था ये कि भाई सब कुछ कैपिटल असेट्स है, चाहे बिजनेस का हो चाहे पर्सनल हो, लेकिन सम एक्सेप्शंस आर देयर। सेक्शन 214 में एक्सेप्शंस की बात करता है। एक्सेप्शंस मींस कांट बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स। ये कह रहा है कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। किस सिचुएशन में कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड है या कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ बिजनेस, आइटम्स ऑफ बिजनेस, यानी जो हेल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे रॉ मटेरियल पड़ा है, कोयला पड़ा है, या बेकरी है तो बिस्किट बनाने के लिए सामान पड़ा है, या बिस्किट ही पड़े हैं। जिस चीज का आपका बिजनेस है तो बिजनेस का स्टॉक बेचोगे तो क्या आएगा? पीजीबीपी, ना कि कैपिटल गेन। पीजीबीपी में बी अराइज्ड, पीजीबीपी आ सकता है। जैसे मान लो ज्वेलरी, ज्वेलरी सोल्ड बाय ज्वेलर, ज्वेलर ज्वेलरी बेचेगा तो पीजीबीपी आएगा, ना कि कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम करने वाला प्रॉपर्टी डीलर सेल्स प्रॉपर्टी, उसके लिए भी कौन सी इनकम आएगी? पीजीबीपी, बिजनेस इनकम नहीं। शेयर ट्रेडर, शेयर ट्रेडर है, शेयर और डिबेंचर बेचता है, शेयर डिबेंचर एज अ स्टॉक है उसके पास, उसको भी पीजीबीपी का फायदा नुकसान आ सकता है, उसे कैपिटल गेन नहीं आ सकता। उसके लिए क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो ज्वेलर ने ज्वेलरी बेची, प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी बेची, शेयर ट्रेडिंग की, डिबेंचर या शेयर्स, शेयर्स या डिबेंचर क्या है? एज अ स्टॉक, उनको पीजीबीपी की इनकम आएगी, कैपिटल गेन नहीं। लेकिन मैं शेयर बेच दूं, मैं डिबेंचर बेच दूं, मुझे कौन सी इनकम आ सकती है? मैं शेयर डिबेंचर बेचूंगा, मुझे तो कैपिटल गेन आएगा ना, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। शेयर डिबेंचर में डील करना मेरा बिजनेस नहीं, इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, इस पे मुझे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। बोलो कोई डाउट? ठीक, तो कैपिटल गेन मुझे अराइज होगा, शेयर ट्रेडर को कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? चलो, ये अपने को देखना पड़ेगा कि किसको कैपिटल गेन आ सकता है और किसको कैपिटल गेन नहीं आएगा, वो देखने की जरूरत है। चलो, ये चीज है। तो आपके पास दुकान का स्टॉक है, उस पर कभी आपको कैपिटल गेन अराइज नहीं हो सकता, ये बात ये कह रहा है। चलो दूसरा, लेकिन एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो कैपिटल असेट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए चाहे कैपिटल असेट्स वो स्टॉक है, शेयर डिबेंचर का बिजनेस है, तब भी उसके लिए कभी भी कैपिटल गेन अराइज नहीं, उनके लिए हमेशा कैपिटल गेन ही अराइज होगा। ओके, यस, जस्ट अ मिनट। एफआईआई के लिए शेयर डिबेंचर हमेशा ही कैपिटल असेट्स है, उनको हमेशा कैपिटल गेन आएगा, चाहे उनका बिजनेस शेयर ट्रेडिंग का क्यों ना हो। लेकिन एक आम शेयर ट्रेडर जो इंडियन लोग हैं, उनके लिए शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है, तो शेयर डिबेंचर को बेच के पीजीबीपी आएगी, ना कि कैपिटल गेन। क्लियर? मैं प्लॉट बेचूंगा, मुझे कैपिटल गेन आ सकता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी डीलर रियल एस्टेट वाला प्लॉट बेचेगा, उसे कैपिटल गेन नहीं, बल्कि कौन सी इनकम आ सकती है? उसे बिजनेस की इनकम आ सकती है। क्लियर? बोलो कोई डाउट? ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट, तो बता रहा है, ये बार बार नीचे भी नोट है कि एफआईआई के लिए तो हमेशा ही कैपिटल असेट्स है। सेकंड, पर्सनल इफेक्ट की चीजें, अभी मैं कह रहा था पर्सनल चीजें भी कैपिटल असेट्स है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट की चीजें नॉट अ कैपिटल असेट्स, उनको कैपिटल असेट नहीं माना गया। नो कैपिटल गेन विल अराइज, उन पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि उनको कैपिटल असेट माना ही नहीं गया। और जिसको कैपिटल असेट्स ना माना गया हो, उसके ऊपर कैपिटल गेन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो अपने को देखना पड़ेगा कैपिटल असेट जो है वो पर्सनल इफेक्ट की है या नहीं है, ये चीज मेन है देखने की। क्या पर्सनल इफेक्ट की चीजें कौन सी होती हैं? जो पर्सनल यूज की हो और मूवेबल हो,
दो फीचर हो, एक तो पर्सनल यूज और मूवेबल। ऐसा सामान कैपिटल असेट्स नहीं है, नॉट अ कैपिटल असेट्स। जिसपे दोनों फीचर लग जाएं वो कैपिटल असेट्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोटर कार है पर्सनल, बाइक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, घर में फ्रिज पड़ा है, फर्नीचर है घर में, हाउस होल्ड यूटेंसिल है, बर्तन है घर के, वीरिंग एप्रिल पहनने के कपड़े हैं, ये एटसेट्रा, लैपटॉप है पर्सनल आपके पास, लैपटॉप एटसेट्रा, इनके ऊपर कैपिटल गेन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारी चीजें यूज के लायक हैं। हाँ यूज होती हैं, फ्रिज भी, घर का एसी, घर की बाइक, घर का कार, घर के कपड़े, घर के बर्तन, फर्नीचर, ये सब कुछ क्या है, पर्सनल यूज भी है और मूवेबल भी है, इधर उधर ले जा सकते हैं, तो ये कैपिटल असेट नहीं, क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं। जिसपे ये दोनों फीचर नहीं लगेंगे वो क्या होंगी, कैपिटल असेट मानी जाएंगी। कौन कौन सी, जैसे कि हाउस, आपका घर जो है जिसमें आप रहते हैं, रेजिडेंशियल हाउस, वो पर्सनल यूज तो हो रहा है, क्या वो मूवेबल है, नहीं, इसलिए वो कैपिटल असेट्स है। कोई ज्वेलरी हालांकि दोनों कंडीशन पूरी करती है, ये एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है। इवन ज्वेलरी कैन फुलफिल बोथ द कंडीशन, इट इज ऑफ पर्सनल यूज असेट्स एंड इट इज मूवेबल। मूव तो करती है ज्वेलरी, तो बहुत मूवेबल है, कहीं ले जाओ, तो दोनों कंडीशन फुलफिल करती है ज्वेलरी, पर्सनल यूज भी और मूवेबल भी। तो क्या है, ये पर्सनल इफेक्ट होनी चाहिए, बट नहीं, एक्सेप्शन। ज्वेलरी को हमेशा कैपिटल असेट माना जाएगा। पेंटिंग्स हैं, बड़ी महंगी बिकती है पेंटिंग, स्कल्पचर, कोई हिस्टोरिकल एंटीक्स वगैरह होते हैं ना, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के, पेंटिंग, स्कल्पचर, एंटीक, ज्वेलरी, घर, ये कैपिटल असेट हैं। पर्सनल कोई शेयर्स डिवेंचर लेके रखे हैं घर में, घर के दुकान पे नहीं, बिजनेस का पैसा नहीं लगा, पर्सनल पैसे से शेयर डिवेंचर लेके रखे हैं। क्या शेयर डिवेंचर पर्सनल यूज की चीज है? शेयर डिवेंचर का यूज होते हैं? नहीं, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। ध्यान से देखना, अगर कैपिटल असेट ही ना हुई तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत बड़े ध्यान से देखने की जरूरत होगी कि क्या कैपिटल असेट है या नहीं। पर्सनल बाइक महंगी बेच दी, बाइक खरीदी थी लाख रुपए की, 1,20 की बेच दी, क्या कैपिटल गेन आएगा बाइक के ऊपर? कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सनल बाइक है। पर्सनल कार महंगी बेच दी, कोई गेन नहीं। कपड़े महंगे बेच दिए, घर के बर्तन महंगे बेच दिए, कोई कैपिटल गेन नहीं। लेकिन मान लो ज्वेलरी बेची महंगी, गेन आएगा, चाहे शर्तें पूरी होती हैं तब भी ये कैपिटल असेट है। रेजिडेंशियल घर बेच दिया तो पर्सनल यूज का है पर मूवेबल नहीं, इसलिए कैपिटल असेट है। शेयर डिवेंचर पर्सनल घर में पैसे से खरीदे थे, वो असेट हैं क्योंकि वो यूज की चीज नहीं। पेंटिंग, स्कल्पचर, एंटीक, ये भी पर्सनल, इसका क्या यूज है ऐसे कोई फ्रिज, कार, मोटर बाइक की तरह, ये कैपिटल असेट हैं, इनको बेचेंगे कैपिटल गेन आ सकता है। अब इसमें राजा विक्रमाजीत का केस है एक, उसमें क्या हुआ, एक एक्स रूलर ने, पुराना खानदानी आदमी था, किसी एक्स रूलर ने सिल्वर यूटेंसिल बेच दिए इन बल्क, बहुत बड़ी क्वांटिटी में चांदी के बर्तन बेच दिए। अब पंगा ये पड़ गया, ऑफिसर कहता है ये तो ज्वेलरी है, चांदी के बर्तन बेचे, इट्स अ ज्वेलरी, और ज्वेलरी पे गेन आएगा। राजा जी कहते हैं, एक्स रूलर जो पुराने राजे रजवाड़े थे उनके पास ही होगी ज्यादा, तो वो एक्स रूलर जो था वो कहता सर ये तो घर के यूज के बर्तन हैं, हम तो चांदी के बर्तनों में खाते हैं और बर्तन आपने माफ कर रखे हैं, पर्सनल इफेक्ट में ले रखे हैं, गेन आना ही नहीं चाहिए। वो कहता गेन तो आना ही नहीं चाहिए। अब गेन आएगा कि नहीं आएगा, इस पे एक डिबेट छिड़ी है कि गेन अराइज होगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये बर्तन ही हैं, ये पर्सनल इफेक्ट हैं, नो गेन विल अराइज, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई गेन नहीं आएगा। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज पर इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन यूजेज सिल्वर यूटेंसिल्स फॉर हाउस होल्ड यूज, इंडियन ट्रेडिशन है कि चांदी के बर्तन हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों के घर में भी कोई छोटी सी बाउल, कोई स्पून, चम्मच वगैरह चांदी का मिल जाएगा।
पुराने टाइम में लोग क्या बच्चों को देते थे दही डाल के और सामान देके कि वो चांदी की चीजों में सिल्वर में खाएगा तो दिमाग तेज होगा, ऐसा होता था कि दिमाग शार्प हो जाएगा, तेज हो जाएगा, इसलिए वो चांदी के बर्तन में खिलाया करते थे। लेकिन वो बड़ा होके क्या करेगा कौन जानता है, पेरेंट्स तो बेचारे करते ही हैं कोशिश। तो चलो, वो इंडियन ट्रेडिशन है सिल्वर बर्तन यूज करना। कोर्ट ने कहा ये बर्तन है और बर्तन पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। कोर्ट ने कहा बर्तन बेचने पे कोई कैपिटल गेन नहीं। कोर्ट ने इसके साथ कहा कि डायमंड या गोल्ड के यूटेंसिल यूज करना हमारे इंडिया में कभी हिस्ट्री नहीं है। इतने भी रईस नहीं रहे कि हमारे पास गोल्ड के बर्तन हो घरों में यूज करने को। पता लगे गेस्ट आया चम्मच ही डाल के ले गया गोल्ड का घर, बर्बाद हो जाओगे आप तो, ऐसी चम्मच घूमते रहे गोल्ड के। तो नहीं भाई, गोल्ड के बर्तन बेचोगे तो वो ज्वेलरी ही माने जाएंगे, ना कि यूटेंसिल। कोर्ट ने ये जजमेंट दी। एक बंदे ने भगवान की प्रतिमा मंदिर में थी, घर में मंदिर बनाया था, पूजा की थाली और वो घंटी ये सब सिल्वर का था, ये बेचा। क्या ज्वेलरी मानने के बर्तन? तो कोर्ट ने उसे ज्वेलरी माना, यानी कि ऑलमोस्ट चांस है कि सिल्वर की चीजों को ज्वेलरी माना जाए। लेकिन बर्तन स्पेशल वर्ड है और वो बर्तन इस तरह के रूटीन यूज के, बाउल स्पून। तो ये इंडियन ट्रेडिशन है सिल्वर के बर्तन यूज करना, उसे यूटेंसिल माना जाए। और घर के बर्तन महंगे सस्ते बेचने पे कैपिटल गेन लॉस नहीं निकाला जाएगा, इग्नोर इट, भूल जाओ। लेकिन इसकी जगह कुछ गोल्ड के बर्तन होते, डायमंड लगाया हुआ फर्नीचर होता, उन सब चीजों को ज्वेलरी ही माना जाए और कैपिटल गेन आएगा, लॉस गेन आएगा। समझ आया? कोई डाउट? तो पर्सनल इफेक्ट की चीजों को एक्सेप्शन में रखा, कैपिटल गेन नहीं आता। अब उसमें क्या आता है कवर, वो मैंने आपको बता दिया है, पर्सनल इफेक्ट की चीजें। फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल असेट्स नहीं माना गया। ये रूरल, ये मैंने आपको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ये फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि भैया या तो उस जमीन पे लैंड रेवेन्यू लगता हो, अगर लैंड रेवेन्यू, नो लैंड रेवेन्यू, कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, तो जिस एरिया में वो जमीन है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, ठीक है। और अगर वो किसी म्युनिसिपल एरिया में नहीं, तो वो बताया था कि 10,000 से लेके 1 लाख पॉपुलेशन वाले एरिया से कितनी दूर हो, 2 किलोमीटर। 1 लाख से 10 लाख वाले एरिया से, पॉपुलेशन वाले एरिया से कितनी दूर हो, 6 किलोमीटर। अबव 10 लाख पॉपुलेशन वाले एरिया से कितनी बियॉन्ड हो, 8 किलोमीटर। तो वो रूरल एरिया में लैंड मानी जाएगी। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड हुई तो बेचने पे ऐश करो, कोई गेन नहीं। शहर के बीच में जमीन आ गई, इतनी दूर नहीं है, या म्युनिसिपैलिटी के एरिया में आ गई, तो म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन तो 10,000 से ज्यादा है। मान लो आप अजमेर के एरिया में आ गई एक जमीन, अजमेर के म्युनिसिपल एरिया में आ गई, तो बस अजमेर की पॉपुलेशन तो 10,000 से ज़्यादा ही है म्युनिसिपल एरिया की, तो वो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड तो है पर वो रूरल नहीं, वो क्या बन गई, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कैपिटल गेन आएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड माफ है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन आ सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देखना है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स देखना है वेदर इट इज कैपिटल असेट्स और नॉट, वेदर इट इज कैपिटल असेट और नॉट, कैपिटल असेट है या नहीं, ये आपको कब देखना है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स। अगर असेट देते वक्त वो कैपिटल असेट है, बेचते वक्त तो कैपिटल गेन आएगा। सुनना, मान लो एक आदमी ने बीकानेर के रूरल एरिया में जमीन खरीदी 15 साल पहले, बीकानेर का रूरल एरिया, बीकानेर से बड़ी दूर, मान लो 8 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर बीकानेर से। जब खरीदी तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी, बेचेगा तो गेन नहीं आएगा। धीरे धीरे शहर बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, म्युनिसिपैलिटी का एरिया बढ़ता गया, और अब जब बेची 2021 में वो जमीन म्युनिसिपल एरिया में आ गई, यानी वो जमीन क्या बन गई, रूरल एग्रीकल्चर लैंड से अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब वो सामने वाला पूछता है कि सर अब बेचूंगा तो गेन आएगा, जब खरीदी थी तो साहब ये रूरल थी,
नहीं भाई, बेचते वक्त देखना है। अगर बेचते वक्त वो अर्बन एरिया में आ गई तो उसको कैपिटल असेट माना जाए और कैपिटल गेन निकाला जाए, बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। क्लियर? रूरल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे एक सेक्शन पढ़ूंगा, सेक्शन 1037 पढ़ेंगे जल्दी। वो कहता है कि अगर आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर हुई है, एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर्ड, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर हुई है किसी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल की या एचयूएफ की, कंपनी की नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ, तो कैपिटल गेन माफ है, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। कंडीशन क्या है कि शहर की जमीन आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिला है, कंपल्सरी एक्विजिशन। जैसे हाईवे निकालते हैं तो आपकी जमीन छीन ली उन्होंने, वो जमीन शहर के अंदर थी, वो म्युनिसिपैलिटी में आ गई थी, तो उस पर गेन आएगा माफ, जो पैसा मिलेगा सरकार से अच्छा उस पर टैक्स नहीं, क्योंकि सरकार ने रूल इसलिए दे दिया ताकि क्या है, लोग बेचने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो अपोज करेंगे कि हम तो ये सरकार को ट्रांसफर नहीं करते, टैक्स भरना पड़ेगा, गेन आएगा। तो सरकार ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्वायर हुई है और कंपनसेशन डिसाइड हुआ है, तो वो कंपनसेशन जिसको मिलेगा शहरी जमीन का, उसका कैपिटल गेन निकाला ना जाए, माफ है। सेक्शन 1037 कंडीशन इज दैट लैंड मस्ट बी बिलोंग टू द इंडिविजुअल और एचयूएफ ओनली। कंपनी की एग्रीकल्चर लैंड जब्त हुई है, पैसा मिला तो टैक्स लगेगा, माफ नहीं, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ का गेन माफ है सेक्शन 1037 में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर होने पे। ओके, तो कैपिटल असेट्स क्या नहीं है, एक तो स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल आइटम, एक पर्सनल इफेक्ट की चीजें, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, फोर्थ स्पेशल बेयरर बॉन्ड, स्पेशल बेयरर बॉन्ड लिखा है, या नेशनल डिफेंस बॉन्ड, काम कम आते हैं, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, इन पे बेचोगे कैपिटल गेन नहीं आएगा, स्पेशल बेयरर बॉन्ड या नेशनल डिफेंस बॉन्ड, या फिर गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड ये 2015 या 2018 की स्कीम में गोल्ड सॉवरन स्कीम आई, गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम है कि गोल्ड के बदले में कैश ले लो, इन बॉन्ड्स की रिडेम्पशन पे गेन माफ हो सकता है, इनको भी कैपिटल असेट्स शायद ना माना जाए। ट्रांसफर की डेफिनेशन फिर पढ़ेंगे, क्या देखना, जो गोल्ड सॉवरन बॉन्ड है अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ये गोल्ड सॉवरन बॉन्ड है, इसमें क्या करते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट को जमा करवा दो गोल्ड, राम ओनर है गोल्ड का, राम क्या करेगा, अपना गोल्ड क्या है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा, गवर्नमेंट बदले में गोल्ड बॉन्ड दे देगी, सर्टिफिकेट, एक तरह से एक सर्टिफिकेट दे देगी जिस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा एवरेज 2.5% पर एनम, जो कि टैक्सेबल है। आपको आपका गोल्ड पड़ा क्या कर रहा है बताओ, गोल्ड घर में पड़ा है, सारा दिन चिंता कि गोल्ड चोरी ना हो जाए, और वो पड़ा हुआ बढ़ थोड़ी रहा है, ब्लॉक हुआ पड़ा पैसा, क्यों ना अपना गोल्ड सरकार को दे दो, गोल्ड के अगेंस्ट आपको सरकार गोल्ड बॉन्ड दे देगी, और उस गोल्ड बॉन्ड पे मामूली सा इंटरेस्ट आएगा जो कि क्या है टैक्सेबल, प्लस इसको आप एक पीरियड के बाद रिडीम कर लेना या बाजार में बेच देना। रिडीम मींस गवर्नमेंट को गोल्ड बॉन्ड दिए और पैसा ले लेना, जो भाव है उस दिन का वो तय करके दे देगी सरकार। मान लो गोल्ड महंगा हो गया तो आपको जो है पैसे मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे गोल्ड के बदले में, महंगे रेटों पे, कम हो गया तो कम रेटों पे। पर मतलब आपको गोल्ड क्यों लेते हो आप, एक बात बताओ, गोल्ड क्यों लेते हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस लेते हो, जिस लेडी ने गोल्ड वेयरिंग पर्पस लिया है, गोल्ड डालना है, वो थोड़ी ये सर्टिफिकेट लेगी। ये तो उन लोगों के लिए है जो गोल्ड के बिस्किट लेके रखते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पस रखते हैं, उनको सरकार कहती गोल्ड ना रखो, आपको लालच चाहिए ना, गोल्ड महंगा हो जाएगा, पैसा फायदा होना चाहिए, तो आप ऐसा करो, सरकार कहती है कि गोल्ड अपना हमें दे दो, उसके अंडर आपको सर्टिफिकेट दे देंगे,
एक पीरियड के बाद आपको रिडीम कर देंगे उस दिन के भाव के साथ। गोल्ड महंगा हो गया तो आपको उसके ज्यादा पैसे देंगे, सस्ता हो गया तो कम देंगे। और आपको घर पड़ा गोल्ड तो रिस्की है, संभालने का भी खर्चा है, बैंक के लॉकर में रखोगे तो भी खर्चा है, ये संभला रहेगा, चोरी का डर खत्म, और प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ये मैच्योरिटी पीरियड अक्सर, मैच्योरिटी इनकी होती है अक्सर 5 to 8 ईयर, कम से कम 5 और 8 साल के अंदर, जनरली 7-8 साल होती है। अगर मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो माफ है। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ गोल्ड सर्टिफिकेट, गोल्ड बॉन्ड ऑन मैच्योरिटी, और ये मैच्योरिटी पीरियड कब आता है नॉर्मली? 5 to 8 ईयर बिटवीन, एग्जम्प्ट, नो कैपिटल गेन विल अराइज, नो कैपिटल गेन विल अराइज, माफ। मान लो मैंने, मेरे पास गोल्ड पड़ा था 100 ग्राम, 100 ग्राम गोल्ड देके मैंने गोल्ड बॉन्ड ले लिए, उसकी वैल्यू के ऊपर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा हर साल, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, वो अदर सोर्सेज के चैप्टर में इंटरेस्ट टैक्सेबल है। प्लस 8 साल बाद, 7 साल बाद जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड है, रेट बढ़ गया तो मुझे बढ़े हुए पैसे देंगे, घट गया तो घटे हुए। मेरा तो पर्पस सारा सोल्व हो रहा है, संभालने का डर खत्म, बढ़िया चीज है मेरे लिए। तो इस पे कैपिटल गेन माफ है। सरकार ने इसकी मिसली चलाई कि फॉरेन से इंपोर्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग फॉरेन से धड़ाधड़ इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी गोल्ड की, सरकार इंपोर्ट करेगी, तो उससे करेंसी डाउन होती है, हमारी फॉरेन बैलेंस का सिस्टम बिगड़ता है। तो सरकार कहती लोग गोल्ड में धड़ाधड़ पैसा ना लगाएं, बॉन्ड वॉन्ड से चलता रहे सिस्टम। दूसरा, सरकार को सबसे बड़ा फायदा है, गोल्ड पहुंचेगा सरकार के हाथों में, लोगों को सर्टिफिकेट देके गोल्ड किसके पास? सरकार के पास। कल को फॉरेन से कोई लोन लेना है तो वो देखते हैं ना कि आपके पास कितना गोल्ड है, सरकार के कंट्रोल में कितना गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व बढ़ जाएगा सरकार का, तो गोल्ड ये दिखाने को बढ़ जाएगा। कल को फॉरेन से ट्रांजैक्शन सस्ते रेटों पे हो जाएंगी। जिन कंट्रीज का गोल्ड कम होता है उनसे कोई ट्रांजैक्शन या तो करता नहीं या फिर महंगे इंटरेस्ट पे करता है, तो सरकार का गोल्ड रिजर्व बढ़ जाएगा। लोगों के लिए अच्छा है कि सेफ्टी होगी, इंटरेस्ट भी आ रहा है, कल को मैच्योरिटी पे पेमेंट हो जाएगी उस दिन के भाव से, बढ़ गए तो बढ़े हुए पे। लेकिन अगर आपने बिफोर मैच्योरिटी रिडेम्पशन करवाई, बिफोर मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी की डेट है, बिफोर मैच्योरिटी रिडेम्पशन ऑफ गोल्ड बॉन्ड, रिडेम्पशन ऑफ गोल्ड बॉन्ड, अगर गोल्ड बॉन्ड की बिफोर मैच्योरिटी रिडेम्पशन हुई तो ये टैक्सेबल है अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्सेबल है। क्या विद इन 3 ईयर करोगे, विद इन 3 ईयर, तो इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आ सकता है, और 3 से 5 साल के बीच में करोगे तो इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आ सकता है। अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो आप अभी आगे देखेंगे, मतलब 3 साल एक असेट रख के कोई ज्वेलरी वगैरह भी किसी को देता है, 3 साल बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म गेन लॉस आता है। वही चीज 3 से 5 के बीच में लॉन्ग टर्म, 3 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म गेन लॉस आएगा, और 5 साल बाद मैच्योरिटी पे बेचोगे या सरकार से पैसा लोगे सर्टिफिकेट दे के वापस, तो गेन माफ होगा। तो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है गेन निकाला नहीं जाएगा, माफ होगा मैच्योरिटी पे, और इंटरेस्ट आता है हर साल टैक्सेबल। तो ज्यादा इसकी डिटेल में मुझे नहीं जाना। गोल्ड मोनेटाइजेशन बोलते हैं इसे, गोल्ड सॉवरन बॉन्ड जो इशू हुए 2015 में, फिर 2018 में लेटेस्ट स्कीम चली, उसके अकॉर्डिंग ये एक अच्छी स्कीम है। आप क्या है, रेट भी कल को बढ़ गया, बढ़ा हुआ ले सकते हैं, सेफ्टी भी हो गई और थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा इसके ऊपर, ये आपके सारे पर्पस सॉल्व करता है। तो कैपिटल असेट क्या नहीं है? कैपिटल असेट ये स्टॉक ट्रेडिंग जो पर्पस से है, कंज्यूमेबल आइटम वो नहीं है। जिस चीज का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है तो ज्वेलरी पे बिजनेस की इनकम आएगी, शेयर डिवेंचर का बिजनेस है तो भी क्या उस पे बिजनेस इनकम आएगी, प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो प्लॉट बेच के बिजनेस इनकम आएगी, ना कि कैपिटल गेन। पर्सनल इफेक्ट की चीजें जो मूवेबल और पर्सनल यूज की हैं उस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि वो असेट ही नहीं मानी गई। लेकिन उसमें आता क्या वो मैंने बता दिया। और क्या नहीं आता? जो मूव नहीं करती चीजें, जैसे घर, या वो चीजें जो पर्सनल यूज की नहीं है, जैसे शेयर डिवेंचर पेंटिंग, वो क्या यूज की हैं, तो वो कैपिटल असेट है। ज्वेलरी यूज की भी है, पर्सनल मूवेबल भी है, तब भी वो कैपिटल असेट है, ज्वेलरी कैपिटल असेट है।
रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं, शहर की खेती की जमीन बेचोगे तो कैपिटल गेन आ सकता है। ओके, स्पेशल बेरर बॉन्ड है सरकार के या नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, ये कैटेगरी है डिवेंचर की तरह बॉन्ड की, इसको भी बेचोगे गेन नहीं आएगा, माफ है, असेट ही नहीं है। मेन तो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर गोल्ड सोवरेन बॉन्ड इशू किए गए, वो बॉन्ड कन्वर्ट कर देते हैं आपके गोल्ड को, एक तरह से बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह इंटरेस्ट आता है आपको उस पे, और कुछ सालों बाद वो मैच्योरिटी पे रिडीम हो जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा गोल्ड के बदले में, नया रेट रिवाइज रेट मिल जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो गेन नहीं निकाला जाएगा, माफ, मैच्योरिटी से पहले 5 साल के अंदर मिलेगा तो गेन आ सकता है, 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 3 से 5 के बीच में मिलेगा तो लॉन्ग टर्म। इंटरेस्ट इनका टैक्सेबल है, यानी ये मैच्योरिटी पे मिलेगा तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, अगर मैच्योरिटी से पहले लोगे तो ये सेट है, सीधी बात, एट मैच्योरिटी लोगे तो ये सेट नहीं है। तो वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि कैपिटल गेन आए कि ना आएगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज कह रहा है। चलो इसके मीनिंग में ज्यादा नहीं जाना, पर लिखा था मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। तो कैपिटल असेट्स में गेन आ सकता है। कैपिटल असेट्स क्या हैं? जो भी बिजनेस पर्सनल को हो सब कैपिटल असेट्स हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर शेयर डिबेंचर में हमेशा कैपिटल असेट है, चाहे ट्रेडिंग का काम ही क्यों ना हो। और इन चीज़ों को छोड़ दो, ये कैपिटल असेट नहीं है, बाकी सब कैपिटल असेट हैं। तो बिजनेस की जो डेप्रिसिएबल असेट्स हैं वो कैपिटल असेट हैं, हाँ हैं। दुकान की बाइक बेची, कैपिटल गेन लॉस आ सकता है ब्लॉक सिस्टम सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। दुकान की बिल्डिंग बेची, गेन आ सकता है। दुकान की मशीन बाइक बेची, गेन आ सकता है। लेकिन घर की बाइक, पर्सनल फ्रिज, घर का एसी बेचा, लैपटॉप बेचा तो गेन नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक सिस्टम में तो बिजनेस यूज की असेट्स जाती हैं, सेक्शन 50 में पर्सनल वाली नहीं जाती। रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल असेट नहीं। तो 45(1) में, सेक्शन 45(1) में कैपिटल गेन में बी राइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, और कैपिटल असेट्स का सेक्शन 2 सबसेक्शन यानी क्लोज 14 बता रहा है क्या कैपिटल असेट्स में एक्सेप्शन है, कवर नहीं है। वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। ओके, किसी ने रबड़ के पेड़ बेचे, लकड़ी बेची, लकड़ी कैपिटल असेट्स में नहीं रखी गई, एक जजमेंट है। क्या आपने बल्क में पेड़ काट काट के बेचे, तो पेड़ जो है ना वो कंज्यूमेबल आइटम है। जो पेड़ बेच रहा है तो नॉर्मली वो क्या है, ट्रेडिंग होती है उसमें, नॉर्मली वो कैपिटल असेट में नहीं रखा गया, क्योंकि पेड़ जब तक जमीन में लगा है फ्रूट देने वाली चीज है, और उसकी वैल्यू अकेले की नहीं होती, जमीन प्लस पेड़ बिकेगा इकट्ठा तो वो लैंड बिक रही है जिसपे आम का पेड़ लगा है, तो वो कैपिटल असेट है। ठीक, खाली लकड़ी बेचोगे तो वो कैपिटल असेट नहीं। रबड़ का पेड़ जमीन पे लगा लगाया बेचा जमीन के साथ, तो वो लैंड की वैल्यू है, पेड़ लगने से महंगा बिकेगा, तो वो कैपिटल असेट है, उस पे गेन आ सकता है। लेकिन खाली पेड़ अकेला काट के बेचना है तो वो लकड़ी कैपिटल असेट में कवर नहीं है। बस फायदा ये है, घर में पड़े का आपको इंटरेस्ट आता है, बताओ। एक स्टूडेंट कहता है जी इंटरेस्ट पे टैक्स लगना है, तो फिर फायदा क्या? ऐसा है, घर में गोल्ड पड़ा है, संभालने का टेंशन, चोरी होने का डर, बढ़ रहा है वो पड़ा पड़ा ना, इंटरेस्ट आ जाएगा पड़े हुए पे, क्या दिक्कत है? थोड़ा टैक्स लग जाएगा। मान लो आपको ₹1,00,000 इंटरेस्ट आया तो ₹1,00,000 टैक्स थोड़ी लगेगा। अगर आप 20% स्लैब में हो तो 20,000 टैक्स लगेगा। अगर आप 5% स्लैब में हो तो लाख पे 5,000 लगेगा। अगर आप 30% स्लैब में हो तो 30,000 लग जाएगा। बाकी तो बचेगा, जितना इंटरेस्ट आएगा हर साल गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड पे, वो सारा थोड़ी टैक्स वाले ले जाएंगे, टैक्स लेंगे वो, बाकी तो आपकी जेब में बचेगा। ओके, सेफ्टी भी हो जाएगी। कल को रेट बढ़ गया तो बढ़ा हुआ रेट मिलेगा सरकार से, फायदा ही फायदा, नुकसान क्या है? सरकार का गोल्ड रिजर्व बढ़ता है, कल को दिखाने को कि हमारे पास इतना गोल्ड है। गोल्ड पे डिपेंडेंट कम होगा इंडिया, इंपोर्ट कम होगा इन चीजों से, क्योंकि आप बॉन्ड में लगा दो ना बजाय गोल्ड में लगाने के। चलो इस तरह। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट है, बता चुका हूं, उस पे 1037 सेक्शन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग एक्वायर हो लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो गेन माफ हो सकता है। चलो, सेक्शन 54B भी है माफ करवाने का, वो देखेंगे आगे। और गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी कैपिटल असेट्स हैं। गुडविल होती है ना बिजनेस में, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सब भी क्या है? कॉपीराइट होता है।
ये सब भी कैपिटल असेट हैं, ये सब कैपिटल असेट्स हैं, इन पे गेन आ सकता है। लेकिन प्रोफेशनल की गुडविल माफ है, प्रोफेशनल की गुडविल है ना जो, अब पहली बात तो बिकती नहीं, अगर बिके तो उस पर नो कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड, माफ है, वो एग्जाम्प्ट है। एक केस है इस पे श्रीवास्तव के नाम से एक, तो उसके अंदर लिखा कोर्ट ने कि प्रोफेशनल आदमी की गुडविल की कॉस्ट निकालना इट्स सो डिफिकल्ट। एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बेच रहा है और साथ में 10 लाख गुडविल के मांग रहा है, तो 10 लाख अगर मिल गए, 8 लाख मिल गए, तो उसकी कॉस्ट निकालना डॉक्टर की मुश्किल है, खून पसीना बहाया तो जाके गुडविल बनी है, तो उसकी कॉस्ट निकालना मुश्किल, तो गेन माफ है। ये तो गुडविल दुकानों की है, और दुकानों की गुडविल खरीदी, जैसे मैंने एक दुकान खरीदी, गुडविल के 4 लाख दिए, कुछ साल बाद मैंने दुकान बेच दी, गुडविल के 6 लाख रुपए, तो कैपिटल गेन उस सिचुएशन के अंदर आ सकता है दुकानों की गुडविल जो खरीदते हैं, वैसे दुकानों की गुडविल। बाकी ये तो क्या है, वैसे भी डेप्रिसिएबल असेट्स हैं, तो ब्लॉक सिस्टम में आई जानी है, ये सब कैपिटल असेट हैं, इन पे कैपिटल गेन आ सकता है। टेनेंसी राइट भी कैपिटल असेट्स है, टेनेंसी राइट ट्रांसफर, क्या हुआ, आपका कब्जा था, आपके पास मिस्टर राम के पास पिछले 30 साल से टेनेंट बने रहने का राइट था, टेनेंसी राइट ऑफ अ शॉप, राम का कब्जा था, खाली नहीं करवा सकते, इतने साल किराया भर दिया, सामने वाला मालिक राम को कहता है भाई या तो तू थोड़े पैसे दे दे खरीद ले, या तू पैसे ले ले खाली कर दे। राम ने वो दुकान खाली कर दी, शॉप वकेटेड बाय राम फॉर रुपीज, राम ने 20 लाख रुपए ले लिए खाली करने के, कब्जा छोड़ने के, तो उसने क्या ट्रांसफर किया है, सेल किया है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया है, और ये उसके लिए क्या है, कैपिटल गेन है, फायदा है। ये इस तरह के राइट भी बिकते हैं। राइट शेयर नहीं बेचते आप, राइट शेयर, राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर मतलब ऑफर होता है राइट शेयर का। भाई मेरे पास आया, कंपनी ने कहा सुमित तेरे पास कितने शेयर हैं, मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर हैं, कंपनी ने कहा सुमित तुझे लेने हैं क्या, 1 शेयर 4 के बदले में, कितने शेयर का राइट ऑफर आया मुझे राइट ऑफर आया 1000 शेयर के 1 के 4, 250 शेयर का ऑफर आया कि सुमित लेने हैं तो बताओ 250 शेयर दे देंगे। मुझे 250 शेयर का ऑफर आया, मैं ये ऑफर ट्रांसफर कर सकता हूं, कंपनी लॉ में कोई रोक नहीं, ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफर, आपने राइट ऑफर ट्रांसफर कर दिया एट द रेट 20 ईच, मैंने किसी को सेल ऑफ राइट ऑफर, मैंने शेयर लेने का राइट किसी को बेच दिया, 250 शेयर 20 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए फ्री में बन गए, ये मेरा कैपिटल गेन है, क्योंकि इनको भी ये ट्रांसफर मानता है, असेट मानता है। टेनेंसी राइट एक क्या तरह से इंटेंजिबल असेट्स है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बिजनेस की गुडविल भी कैपिटल असेट है। हाँ, प्रोफेशनल डॉक्टर, टीचर, आर्किटेक्ट, सीए, इनकी गुडविल या तो बिकती नहीं, अगर बिकी भी है तो कैपिटल गेन माफ है। एक सीए की गुडविल क्या बिकेगी, सीए जहां जाएगा क्लाइंट उसके साथ ही चला जाएगा, पर वो सीए कहता ना जी मैं ऑफिस बेच रहा हूं, नया बना रहा है वो, कहता मैं ये ऑफिस बेच रहा हूं, 50 लाख की तो बिल्डिंग होगी, 5 लाख रुपए मेरे को गुडविल के दे दो, सीए कहता है। बाहर कहता भी गुडविल के कैसे साहब, तुम तो नई बिल्डिंग बना रहे हो ऑफिस की, क्लाइंट वहां पहुंच जाएंगे। वो सीए कहता ना जी, बड़े क्लाइंट ऐसे हैं जो इस ऑफिस को जानते हैं, उनको सीए कौन है ये भी नहीं पता, ये ऑफिस मेन लोकेशन पे है, सीधा इस ऑफिस में आते हैं, तुम सीओ इस ऑफिस में बैठ जाओगे, क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, ये ऑफिस का नाम है, तो मैं तो 5 लाख गुडविल के लूंगा। बायर ऑफ ऑफिस ने 5 लाख दिए, तो सीए साहब को 5 लाख रुपए गुडविल के आए, वो माफ है, क्योंकि इस पे कोर्ट की जजमेंट है श्रीवास्तव के केस में कि प्रोफेशनल आदमी की गुडविल की कॉस्ट लगाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उस पे गेन माफ कर दो। यही बात तो दुकान की गुडविल की होती तो कैपिटल गेन आता। दुकान की जो गुडविल है ना, बिजनेस की गुडविल की कॉस्ट क्या माननी है, बिजनेस के गुडविल की कॉस्ट नील, कॉस्ट परचेज प्राइस हो सकता है अगर खरीदी तो, परचेज प्राइस इफ परचेज्ड, खरीदी तो, और कॉस्ट नील हो सकती है इफ इट इज
सेल्फ जनरेटेड। अगर आपने कहीं से खरीदी नहीं तो आपके बिजनेस की गुडविल क्या होगी? नील। मान लो खाली प्लॉट था, खाली प्लॉट पे आपने बिल्डिंग खड़ी की, दुकान का नाम रखा, मेहनत की, नाम चलाया, अब वो दुकान चल पड़ी अच्छी, अब आप बिल्डिंग बेच रहे हो, साथ में 8 लाख रुपए गुडविल के ले रहे हो, तो गुडविल की कॉस्ट क्या है? नील। आपने खरीदी थी क्या वो दुकान कहीं से? उसका नेम फेम के पैसे दिए थे ना, खाली प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करके नाम बनाया आपने, तो कॉस्ट नील। जितने पैसे मिले सारा क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। उसका दूसरा केस, अगर ये गुडविल खरीदी होती किसी से तो जितने की खरीदी वही कॉस्ट है। मान लो आपने रनिंग बिजनेस खरीदा था, 2 लाख गुडविल के दिए थे कुछ साल पहले, आज दुकान बेची तो 8 लाख रुपए गुडविल के आगे वाले बार से ले लिए, तो डिफरेंस से क्या आ सकता है? कैपिटल गेन। कॉस्ट क्या है? जितने की गुडविल खरीदी थी। तो बिजनेसमैन की गुडविल बिकती है? हाँ बिकती है। कॉस्ट क्या होगी? सेल में से कम करने के लिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो नील। और अगर आपने गुडविल खरीदी थी दुकान किसी से, गुडविल के पैसे दिए थे, एविडेंस है, तो जितने की खरीदी थी वो क्या आएगी? कॉस्ट। सेल और कॉस्ट के डिफरेंस से क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। तो ये डिस्कशन ये करता है कैपिटल गेन। टेनेंसी राइट, कब्जा खाली करते हो, छोड़ते हो, उस पे भी क्या आ सकता है? कैपिटल गेन में भी अराइज, कैपिटल गेन आ सकता है, ये कह रहा है। उसके ऊपर भी कैपिटल गेन आ सकता है। चलो, तो पेज नंबर 2 पे ऊपर बॉक्स में कह रहा है कि भाई अगर हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप रहते हो, चाहे पर्सनल इफेक्ट की चीज है तब भी, क्योंकि वो इमूवेबल है, उस पे क्या आ सकता है? कैपिटल गेन में बी अराइज। नेक्स्ट, इसी में स्टार है बॉक्स में पेज नंबर 2 पे, स्टूडेंट शुड नोट दैट, बेचते वक्त अगर वो कैपिटल असेट्स है तो कैपिटल गेन आएगा। एग्जांपल ले चुका हूं बीकानेर का, जब खरीदी थी तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी, कई साल बाद बेची तो वो शहर की म्युनिसिपैलिटी में आ गई, तो बेचते वक्त वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन गई, तो उस पे कैपिटल गेन आ सकता है, बेचते वक्त देखना है। ओके, तो कुछ एग्जांपल ले रहा है इसमें। क्या? सेल की एक बंदे ने मर्सिडीज कार 50 लाख रुपए की पर्सनल यूज की थी, बिजनेस के अंदर WDV नहीं थी। एग्जांपल में देखो, एग्जांपल कैपिटल असेट है कि नहीं? सेक्शन 2 क्लोज 14 के एग्जांपल 1 कह रहा है कि कोई मर्सिडीज कार थी पर्सनल यूज की, पर्सनल यूज, नो WDV इन बैलेंस शीट, क्योंकि वो बिजनेस यूज की थी नहीं, पर्सनल कार तो WDV होती नहीं। वो बेच दी आपने 50 लाख रुपए की, ट्रांसफर या सेल एट 50 लाख, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30 लाख, तो भी नो कैपिटल गेन, नो टैक्स, क्योंकि एज इट इज ऑफ पर्सनल इफेक्ट, क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट की है, क्योंकि मूवेबल भी है और पर्सनल यूज की है, तो ये नो कैपिटल असेट। अगर ये कैपिटल असेट ही नहीं तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, माफ होगा। सेकंड एग्जांपल, किसी ने टोयोटा कार बेची और बैलेंस शीट में उसकी WDV है, बैलेंस शीट में WDV कितनी है उस कार की? WDV 11 लाख, तो बिजनेस की कार है ये टोयोटा कार, बिजनेस कार टोयोटा बिजनेस में चलती है, तो WDV 11, सेल प्राइस कितने में बेच दी? 18। तो भैया अगर ब्लॉक में एक ही सेट है और वो सेट बेचने पे, कैटेगरी ए सेक्शन 50 कैटेगरी ए क्या कहता था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, पूरा ब्लॉक खत्म, और कोई सेट ब्लॉक में नहीं, तो इस तरह शॉर्ट टर्म गेन आ सकता है इस तरह से, क्योंकि वो बिजनेस के यूज की कार है, पर्सनल नहीं, वो उसकी WDV दे रखी है, तो सेक्शन 50 लगाओ। मानो और कोई कार ही नहीं ब्लॉक में, ना कोई खरीदी, तो ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक खत्म हो गया, तो शॉर्ट टर्म गेन या लॉस आ सकता है। थर्ड क्या कहता है? पर्सनल ज्वेलरी है, पर्सनल ज्वेलरी हो तो भी कैपिटल असेट है। पर्सनल ज्वेलरी है एक बंदे की, प्लैटिनम वगैरह से बनी है और पेंटिंग भी है, पेंटिंग पर्सनल ज्वेलरी कैपिटल असेट हैं। ये अपन ने पढ़ा था, एक्सेप्शन पढ़ा था अपन ने, एक्सेप्शन टू सेक्शन 2 क्लोज 14 बताता था पर्सनल इफेक्ट है, कैपिटल असेट नहीं, पर उसमें एक्सेप्शन था, ज्वेलरी कैपिटल असेट है हमेशा। 2 करोड़ की बेची, 2 करोड़ की सोल्ड एट, और परचेज कॉस्ट क्या है? 50 लाख, खरीदी थी अभी अभी 50 लाख की, 150 लाख यानी 1.5 करोड़ का कैपिटल गेन आ सकता है।
क्योंकि ये क्या है, कैपिटल असेट है। ज्वेलरी पर्सनल यूज की भी हो तो भी कैपिटल असेट है। ओके, ये कह रहा है पोलो कैपिटल नाम से, फोर्थ एग्जांपल, पोलो कैपिटल नाम से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है सिंगापुर का। सिंगापुर का कोई म्यूचुअल फंड, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और वो कह रहा है उन्होंने इंडिया की मार्केट में पैसा लगा दिया। सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंडिया, तो वो हमेशा ही क्या है, कैपिटल असेट है। सेक्शन 214 बताता था चाहे पोलो कैपिटल का सिक्योरिटी में पैसा लगाना बिजनेस ही क्यों ना हो, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। समझ आइए, ये कैपिटल असेट है। कुछ और केस लो देखो, केस लो नीचे और दे रखा है। पहला केस दे रखा है कमिश्नर वर्सेस बनारसी लाल कटूरका का केस है। नाम नहीं याद रखना, बस फैक्ट याद रखो। बनारसी लाल कटूरका, सिल्वर के बर्तन बेचे, उसमें थाली कटोरी टंबल मीन फॉर पर्सनल यूज, तो ये पर्सनल इफेक्ट की चीजें, बर्तन पे कैपिटल गेन नहीं आता, इसलिए ये बर्तन हैं, सिल्वर के बर्तन ही हैं। लेकिन कह रहा है गोल्ड सिल्वर क्वाइन बार यूज फॉर पूजा, पर्सनल यूज की चीजें नहीं, तो ये कैपिटल असेट हैं। देखो घर में यूज के बर्तन है चांदी के, फिर तो ठीक, भगवान की प्रतिमा घंटी ये पर्सनल यूज के बर्तन नहीं, इनको ज्वेलरी ही माना जाए। अब ज्वेलरी में क्या है, लोग क्वाइन नहीं लेते, लक्ष्मी वाला क्वाइन, तो वो ज्वेलरी है। लक्ष्मी वाला क्वाइन, भगवान की सोने चांदी की प्रतिमा, तो वो कैपिटल असेट हैं। पर बर्तन वर्ड हो स्पेशल, तो वो सिल्वर के, वो भी कैपिटल असेट नहीं है, माना जाएगा उसको। फिर कहते हैं इन केस ऑफ सोल्ड ओल्ड अनयील्डिंग रबर ट्री, रबड़ के पेड़ अनयील्डिंग थे, कोई फसल नहीं आ रही थी, रबड़ का आउटपुट नहीं था, काटे और बेच दिए। पेड़ बेचा तो कैपिटल असेट नहीं। ये किसान फसल बेचता है चावल की फसल बेचता है या फिर व्हीट बेचता है, तो वो सब क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है, वो कैपिटल असेट नहीं। क्रॉप वगैरह कैपिटल असेट में कवर नहीं होते। ओके, शेयर डिबेंचर की ट्रेडिंग आपका बिजनेस है, और ट्रेडिंग बिजनेस है तो शेयर डिबेंचर आपके पास क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, उसको बेच के कैपिटल गेन जो है नहीं, बल्कि क्या आएगा, बिजनेस की इनकम आएगी। तो उससे ध्यान रखना है क्या कैपिटल असेट है क्या नहीं। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 ने बताया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स पे कैपिटल गेन आ सकता है, तो आपको कैपिटल असेट्स का मीनिंग पता लग गया। अभी ट्रांसफर का मीनिंग क्या है वो मैं बात करूंगा। फिलहाल पेज नंबर 3 पे सेक्शन 242A और सेक्शन 229A दोनों एक साथ पढ़ रहा हूं, क्योंकि कोई असेट लॉन्ग टर्म असेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ऐसा है इस चैप्टर में बड़ा चक्कर है। अगर तो वो शॉर्ट टर्म है तो उसके रूल अलग, और लॉन्ग टर्म है तो उसके रूल अलग, यानी 242A और 229A। क्या कोई असेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, ऐसा है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बड़ा चक्कर है कि इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म असेट्स, अगर कोई शॉर्ट टर्म असेट्स है, जैसे अभी अभी घर खरीदा, शेयर खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, बेची, दैट इज सेल कंसीडरेशन। अगर वो शॉर्ट टर्म है, एससी नेट सेल कंसीडरेशन। मान लो कोई चीज बेच दी 50 लाख में और उसको खरीदा था अभी अभी रिसेंटली, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब COA, या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जैसे एक बिल्डिंग है उसके ऊपर और फ्लोर डाल दिया, ज्वेलरी है तो कोई चेन है उसमें लॉकेट डाल दिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो सीधा ही कम होती है। जैसे मान लो ये 30 लाख है, ये 5 लाख है, सीधा आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 लाख। बस अभी अभी खरीदी थी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, तो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के केस में गेन आए चाहे लॉस डायरेक्ट आ जाएगा, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कम करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचोगे ना, जैसे कई साल बाद, मैं कह रहा हूं 10 ईयर ओल्ड लैंड आपने जो खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज बेच दी 20-21 वाले साल में, सेल कंसीडरेशन। जो लैंड आपने कई साल पहले खरीदी थी, 10 साल पहले, आज वो 70 लाख की बेच दी। अब ये इतनी पुरानी है
कि आप इसे सीधा 10 करोड़ कम तो 60 लाख का गेन निकालना ठीक नहीं है। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 कम करके गेन 60 लाख निकाल लें तो ये ठीक बात नहीं। भैया पैसे की वैल्यू भी तो बदल गई। वो पैसे 10 साल पहले लगाए थे, आज का हिसाब किताब, मनी की वैल्यू चेंज होगी, तो कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, इंडेक्स करना पड़ता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होती है, यानी इंडेक्स क्या, 10 लाख जिस साल बेची 20-21 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 301 है। जिस साल बेची उसका इंडेक्स, जिस साल खरीदी थी उस साल का इंडेक्स। मान लो ये खरीदी थी 2002-03 में, यानी लगभग 20 साल पहले, 2-3 का इंडेक्स मान लो 105 है। ये इंडेक्स पेपर में दिए होंगे, करंट ईयर का याद कर लो। पहला इंडेक्स 2001-2 का था जो 100 था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स C11 सरकार इशू करती है महंगाई के हिसाब से। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पहला ये था 2001-2 का 100, और अब याद कर लो 20-21 प्रीवियस ईयर का कितना है, 301। बीच के सारे आपको पेपर में देगा। मैं कहता हूं जब ये जमीन खरीदी थी उस वक्त इंडेक्स 105 था, आज 301। मतलब कहना चाहता है कि भैया ये 10 लाख थोड़ी लोगे। उस वक्त जो चीज 105 की आती थी वो 301 की आने लगी, लगभग 3 गुना। तो इस 10 लाख का 3 गुना करो ना, 105 से डिवाइड करके, ये आ रहा है 29,05,000 कुछ। तो उसकी वैल्यू, इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करो अगर होती तो कोई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऐसी, जिस साल बेची उसका इंडेक्स, जिस साल इंप्रूवमेंट पे खर्च किया वो। तो ऐसे करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा 70 लाख में से, तो ये आ जाएगा 40,95,000, ना कि 60 लाख, 10 कम करके। लॉन्ग टर्म में कॉस्ट और इंप्रूवमेंट को क्या करो, आज के भाव पे लाओ इंडेक्स करके, क्योंकि इतने सालों में पैसे की वैल्यू भी तो बदली होगी। तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्सिंग करनी है, फिर सही गेन आएगा। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा ही पीरियड हुआ है। अभी ये सेट इतनी देर, मैं कहूं 6 महीने पहले ज्वेलरी ली थी, आज 6 महीने बाद बेच दी। 6 महीने में ऐसा कौन सा रेट इतना अप डाउन हो गया, करेंसी की वैल्यू चेंज होगी। इसलिए कहता है सीधा ही चलो सेल माइनस कॉस्ट करके गेन निकाल लो। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग। इसको मैं डिटेल में पढ़ूंगा, पर मैंने आपको बेस क्लियर कर दिया है कि भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जानना क्यों है। लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे टैक्स के रूल भी बड़े अलग हैं। जो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% फ्लैट है जनरली, यानी बढ़िया है, सस्ता है। चाहे आपकी करोड़ों में इनकम हो तो भी लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स लगेगा। और जबकि टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट, ये बाकियों के साथ जुड़ जाता है। जैसे सैलरी थी, हाउस प्रॉपर्टी थी, पीजीबीपी, उनमें जा जुड़ेगा, सिंपल वाली, अदर सोर्सेज, सब जोड़ के स्लैब लगेगी। वही 5 वाली या 10 वाली या ये 20 वाली या 30 वाली, वो 30 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म करोड़ों में क्यों ना हो इनकम आपकी, तो भी 20% से ज़्यादा नहीं लगता। शॉर्ट टर्म पे तो स्लैब लग सकती है, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो कम भी हो सकता है टैक्स, ज़्यादा भी। तो टैक्स के रूल बड़े अलग हैं। लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन का तरीका अलग है और शॉर्ट टर्म का अलग है। दूसरा, टैक्स की रेट भी लॉन्ग टर्म पे अलग है और शॉर्ट टर्म पे क्या है, अलग है। इसलिए इसमें बड़ी वेटेज दी गई है कि कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म होगी और कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म होगी। उसको ये 2 सेक्शन बताते हैं, 242A और 229A। क्या बताता है, कहता है जितनी भी चीजें इस तरह की हैं, जैसे कि गुडविल, ज्वेलरी, अनलिस्टेड डिवेंचर, पेंटिंग, कोई पेंटिंग, स्कल्पचर, अनलिस्टेड डिवेंचर, गुडविल, ज्वेलरी, इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब खरीदी और कब बेची। पीरियड ऑफ होल्डिंग को शॉर्ट में POH बोलते हैं। कब खरीदी कब बेची। अगर 3 साल से ज्यादा है, 3 साल पूरे नहीं, 3 साल से ज्यादा, 36 महीने कह लो, तो ये क्या होगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स होगी। अगर 3 से कम हुए, अगर ये पीरियड इनका लेस देन पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स हुआ, या 3 साल कह लो, तो ये कौन सी एसेट्स होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स।
यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होने से क्या फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म पे तो कॉस्ट को इंडेक्स करके माइनस करते हैं और शॉर्ट टर्म में सीधा ही करते हैं, सेल माइनस जितने की एक्चुअल में खरीदी वो सब। तो अनलिस्टेड डिवेंचर जो कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ज्वेलरी होगी, गुडविल होगी, पेंटिंग होगी एटसेट्रा, इन पे 3 साल का रूल है। अगर मैं कहूँ कोई असेट 1 जनवरी 2018 में परचेज की, परचेज ऑफ ज्वेलरी, अगर वो जनवरी 18 में खरीदी 10 लाख की और जनवरी 21 में बेच दी, ज्वेलरी सोल्ड फॉर 15 लाख। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से यहां तक का देखो तो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 36 महीने है पूरा। तो ये असेट्स क्या होगी, शॉर्ट टर्म। ये असेट लॉन्ग टर्म नहीं होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। जनवरी 18 से जनवरी की ये दिन है ना, बार में जाता है ये वाला दिन, टू बी काउंटेड विद बार। ये दिन खरीदने का बार में गिनना है। अपा तो 31 दिसंबर 20 तक की मालिक हैं, पूरे 3 साल मालिक हैं। जनवरी की हमारा दिन नहीं है, बार गिनेगा। हमने खरीदी जनवरी 18 तो हम एक दिन अपना गिन रहे हैं ना, ये जनवरी 18। ऐसी जनवरी की सेलर का नहीं, बार का है। तो हमने कितने साल रखी, पूरे 36 महीने। तो पूरे 36 महीने के बराबर है या कम है तो शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म के केस में सीधा चलता है, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट सीधा चलेगा। सेल ऑफ ज्वेलरी, कितने रुपए की बेची सेल ऑफ ज्वेलरी, 15 लाख। लेस करो उस ज्वेलरी की कॉस्ट कितने रुपए है, 10 लाख। तो 5 लाख रुपए का क्या आ जाएगा वहां से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कम में बेची तो लॉस। मान लो ये ज्वेलरी बेच दी आपने 9 लाख रुपए में, सस्ती होगी थी, 9 लाख में बेच दी 10 वाली, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा 1 लाख का। तो गेन या लॉस शॉर्ट टर्म आएगा क्योंकि 3 साल से ज्यादा नहीं है। 3 से ज्यादा होता तो गेन कौन सा आता, लॉन्ग टर्म। ओके, एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, इसमें जितने भी लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिवेंचर हैं, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिवेंचर्स, लिस्टेड मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां लिस्टेड हैं उनके शेयर डिवेंचर हैं, या यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई समझते ना, यूटीआई एक म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है, सरकार ने बना रखा है। आप यूटीआई में पैसा लगाते हैं, यूटीआई कंपनी में लगाता है। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक परचेज करती है यूटीआई के यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदती है, और ये यहाँ क्या है, अमाउंट पे करते हैं। बदले में यूटीआई वाले उनको क्या देते हैं, यूनिट्स। अब यूटीआई आगे कहाँ लगा देता है, कंपनीज में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। देखो, पब्लिक यूनिट खरीदती है यूटीआई के, शेयरों की तरह होते हैं, यूनिट्स बोलते हैं, शेयर नहीं, यूनिट्स बोलते हैं, और बदले में हम पैसा देते हैं, यूनिट्स के मालिक बन गए। अब हमसे यूनिट्स का पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड वाले या यूटीआई सरकार का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड और भी बहुत हैं, म्यूचुअल फंड तो रिलायंस का भी है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। म्यूचुअल फंड बाजार में बड़े हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा अलग अलग कंपनी में लगाते हैं। वो पैसा बढ़ गया तो म्यूचुअल फंड वाले थोड़ा चार्जेस काट के आपको ही बढ़ा हुआ बेनिफिट देते हैं, गिर गया तो नुकसान आपका है। थोड़ा वो सोच समझ के लगाते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े प्रोफेशनल आदमी रखे होते हैं मार्केट के नॉलेज वाले, तो डूबने के चांस बहुत नहीं होते, लेकिन यह है कि बीच में हिस्सा तो खाएंगे ही। वो जो खिलाड़ी लोग हैं वो सोचते हैं जी पूरा खुद खाओ, वो सीधा कंपनियों में पैसा लगाते हैं। जो नया आदमी है, शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो सीधा शेयर मार्केट में कंपनी में पैसा नहीं लगाता, वो पहले म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, अच्छा देख के। म्यूचुअल फंड वाले आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो यूटीआई सरकार का म्यूचुअल फंड है, सरकार ने बना रखा है, पब्लिक से लेके आगे लगाती है। बाकी और बहुत से मार्केट में म्यूचुअल फंड हैं। तो लिस्टेड शेयर, लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर या यूटीआई के आपके पास यूनिट्स हैं, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसका मतलब राम क्या कर रहा है, एक म्यूचुअल फंड है ऐसा, उसमें पैसा लगा रहा है, एक म्यूचुअल फंड में अमाउंट इन्वेस्टेड
जो कि आगे एटलीस्ट 65% ऑफ टोटल रिसीट्स, जितना पैसा इकट्ठा होता है वो आगे इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी में लगाता है। यानी सीधी बात है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कम से कम 65% जितना भी पैसा आता है वो इक्विटी में शेयर में लगाता है। तो आपने उसके यूनिट्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। म्यूचुअल फंड कौन सा है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जो 65% टोटल रिसीट का कहाँ लगाता है? इक्विटी में। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अंदर पैसा लगाया, ये यूनिट्स हैं आपके पास, तो वो भी क्या है? इसी कैटेगरी में रखे गए हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, ये पहले भी आया था बिजनेस में। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब, या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इशूड एट डिस्काउंट। कंपनी ने मान लो 85 में इश्यू कर दिया, फेस वैल्यू 100 वाला, कल को रिडेम्पशन करेगी एट पार मान लो 100 रुपये, तो बस बीच में और कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यही आपका इंटरेस्ट है। ये डिफरेंस है ना, जो कितना 100 आपको मिलेंगे 85 के बदले में 15 रुपये, यही समझ लो टोटल इंटरेस्ट है या गेन है। तो कैपिटल गेन का चैप्टर कहता है कि ये गेन है, इस पे कैपिटल गेन आ सकता है। आपको 100 रुपये मिले 85 के बदले में, तो ये 15 रुपये का गेन है। तो लिस्टेड शेयर हैं, लिस्टेड कंपनी के डिवेंचर हैं, अनलिस्टेड पे तो 36 महीने का रूल है। और यूटीआई के यूनिट्स हैं, या किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड जैसे म्यूचुअल फंड में लगाए, या जीरो कूपन बॉन्ड है, इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा है। कब खरीदे कब बेचे, उसका गैप अगर 12 मंथ से ज़्यादा है, तो इनको किस कैटेगरी में रखा जाए? इनको लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में रखा जाए। इसे लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में रखा जाना है। अगर 12 महीने से, ये लॉन्ग टर्म, इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने पूरा है या 12 से कम है, तो इनको क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म। देखना, मैं कह रहा हूं कि मैंने 1 फरवरी 20 को शेयर्स ऑफ रिलायंस खरीदे, शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडिया के शेयर खरीदे, लिस्टेड हैं, जानते हैं सारी दुनिया लिस्टेड शेयर हैं रिलायंस के। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने खरीदे 10 लाख रुपए के। अब मैंने मार्च 21 में बेच दिए, सेल ऑफ रिलायंस शेयर्स मैंने बेच दिए, सेल कंसीडरेशन मुझे मिला उसमें 14 लाख। पहले तो बताओ ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? फरवरी 20 से लेके मार्च 21, 1 साल और 1 महीना हो गया, और ये लिस्टेड कंपनी के हैं, इस वजह से ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। और इसका गेन अब सीधा नहीं निकलेगा, इसकी कॉस्ट को इंडेक्स किया जाएगा 10 लाख को। तो आप इसको बेचोगे सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, ये आपने बेच दिए 14 लाख, इसकी कॉस्ट को इंडेक्स करना होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं। 10 लाख की आज की इंडेक्स 301 है, और पिछले साल 289 थी। ये एक लिस्ट है, मैं दे दूंगा आपको, आगे लगी हुई है नोट्स में। पिछले साल 19-20, ये कौन सा साल आ गया? 19-20। बेचे किस साल में है? 20-21। 20-21 का तो याद ही कर लो, क्योंकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 20-21 में ही बेचना है अपने सब कुछ। तो आप देखो 10 लाख की आज की वैल्यू, पिछले साल जो चीज 289 की आती थी, अब कितने की आने लगी? वो 301 की आने लगी। तो 10 लाख कितने के बराबर है? 10,41,522 रुपये। तो इस तरह से 14 लाख से डिफरेंस लो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 3,58,478 रुपये का लॉन्ग टर्म गेन आ गया। बोलो कोई डाउट? लॉन्ग टर्म गेन फाइंड आउट किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर ये है, सेल और कॉस्ट को इंडेक्स करके माइनस करो तो लॉन्ग टर्म गेन आ सकता है इंडेक्सिंग करने के बाद। डायरेक्ट कम करके शॉर्ट टर्म आता अगर इनको 1 साल से कम हुआ होता। मान लो मैं कहता हूं कि जनवरी 21 में बेच दिए, इसका गैप देखो, इन दोनों का गैप 11 महीने का है। फिर अगर फरवरी 20 से जनवरी की, तो ये कौन सी सेट्स हो जाएगी? शॉर्ट टर्म असेट्स हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म में गेन कैसे आता है? 14 और बिना इंडेक्स, सीधा कॉस्ट कम करो। सीधा कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। 4 लाख रुपए का कौन सा गेन आ जाएगा यहाँ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मीनिंग जान रहा हूं, पर मैं थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए कि थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म होने से या शॉर्ट टर्म होने से। फर्क बहुत पड़ता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होने से कैलकुलेशन बदल जाती है,
लॉन्ग टर्म में आंसर कम आने के चांस है, क्योंकि कॉस्ट की क्या हो जाती है, कॉस्ट और इंप्रूवमेंट की इंडेक्सिंग, और टैक्स की रेट का भी फर्क है। लॉन्ग टर्म पे नॉर्मली 20% फ्लैट है, और जबकि शॉर्ट टर्म पे फ्लैट नहीं स्लैब रेट में जाता है। ओके, तो लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिबेंचर, यूटीआई के यूनिट्स, या एक ऐसे म्यूचुअल फंड में लगा दिया जो आगे कम से कम 65% टोटल रिसीट का कहां लगाता है, इक्विटी कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी में, या जीरो कूपन बॉन्ड में। तो ये सब इस पे क्या रूल लगेगा, 12 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 12 मंथ्स या उससे कम तो शॉर्ट टर्म। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है अनलिस्टेड शेयर। अब देखना, अनलिस्टेड शेयर है, डिवेंचर नहीं। अनलिस्टेड डिवेंचर तो उस पे तो रूल कितने महीने का लग गया, 36 महीने का, लेकिन लिस्टेड शेयर डिवेंचर पे एक ही रूल है, 12 महीने का। अनलिस्टेड शेयर लैंड, बिल्डिंग, या दोनों, लैंड के ऊपर बना हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, बना हुआ घर भी हो सकता है, चाहे खाली लैंड भी हो सकती है। वो देखो, अनलिस्टेड शेयर या कोई लैंड, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल, बिल्डिंग तो देखो दो बातें हैं बिल्डिंग में। अगर तो वो कमर्शियल बिल्डिंग है, बिजनेस की सेट है, फिर तो उसकी क्या लो, WDV, उस पे क्या आ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो सेट हमेशा ही शॉर्ट टर्म होती है जो डेप्रिसिएबल होती है। और अगर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो फिर ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। घर है फिर तो ये घर लॉन्ग टर्म, लेकिन बिजनेस की बिल्डिंग है ना, तो वो हमेशा ही कौन सी सेट है, वो हमेशा ही डेप्रिसिएबल असेट्स है। सेक्शन 50 उसकी WDV पूछेगा, कितने में बेची वो पूछेगा, उस तरह से शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। हो सकता है कुछ भी ना आए, ब्लॉक सिस्टम है, 4 थी, एक बेच दी, एक आधी खरीद ली, तो कुछ भी ना आए, पर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। लेकिन घर बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है। लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड दोनों ही सिचुएशन में आ सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी, क्योंकि लैंड कभी भी डेप्रिसिएबल असेट नहीं होती। तो इन चीजों को, लैंड है, बिल्डिंग है, चाहे वो लैंड घर की चाहे दुकान की, बिल्डिंग पे देखना पड़ेगा शॉप है कि रेजिडेंशियल हाउस है या अनलिस्टेड शेयर्स हैं, इनके ऊपर पीरियड ऑफ होल्डिंग का रूल लगता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा है तो इनको क्या नाम दे दो, लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 24 मंथ्स है, 24 मंथ्स और इक्वल टू 24 मंथ्स है, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। बोलो कोई डाउट? तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के दोनों सेक्शन 242A और 229A दोनों के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ज्वेलरी, गुडविल, अनलिस्टेड डिबेंचर, पेंटिंग 3 साल के रूल में आते हैं, 3 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 3 साल या उससे कम तो शॉर्ट टर्म। लेकिन लिस्टेड शेयर, ध्यान रखना, लिस्टेड शेयर हो चाहे लिस्टेड डिबेंचर 12 महीने के रूल में आते हैं। यूटीआई के यूनिट या किसी और म्यूचुअल फंड जिसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड का टैग मिला हुआ है, क्योंकि वो 65% मिनिमम कहां लगाते हैं, किसी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में। ओके, वैसे इसकी डेफिनेशन आगे जाके और मिलेगी डिटेल में। इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऐसा है कि हम ऐसे फंड में लगा रहे हैं जो डायरेक्ट कंपनियों में 65% लगाता है, या फिर एक ऐसा फंड है जो एक आगे किसी म्यूचुअल फंड में लगाता है जो 90% इक्विटी में लगाता है, वो आगे देखेंगे 90% वाला रूल। फिलहाल 65% वाला ध्यान में रखो। ओके, इंडिया की कंपनी में लगाता है 65% पैसा, तो वो म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। उसके यूनिट्स हैं या जीरो कूपन बॉन्ड है 12 मंथ्स के रूल में, 12 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म, अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड शेयर हैं, अनलिस्टेड डिबेंचर तो 36 मंथ्स में थे। अनलिस्टेड शेयर लैंड, बिजनेस की हो चाहे पर्सनल हो, बिल्डिंग बिजनेस की हो तो हमेशा ही शॉर्ट टर्म, और रेजिडेंशियल हो, घर हो तो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी। पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म। इंडेक्सिंग कब होगी, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सिंग नहीं होती। तो आपको फिलहाल मीनिंग जानना है लॉन्ग टर्म क्या और शॉर्ट टर्म क्या है। मैंने एक साथ बता दिए दोनों, क्योंकि दोनों में यही रूल है ना कि 36 से ज्यादा है लॉन्ग टर्म, 36 या उससे कम शॉर्ट टर्म। 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो
अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म। इस लैंड एंड बिल्डिंग अनलिस्टेड शेयर में 24 मंथ से ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ्स या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। नीचे बॉक्स में कह रहा है डेप्रीसेबल असेट्स हमेशा ही शॉर्ट टर्म होती है, सेक्शन 50 में जाती हैं। डेप्रीसेबल असेट्स जिन पे क्या लगता है डेप्रीसिएशन, वो हमेशा ही क्या होती हैं, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। उनका शॉर्ट टर्म उनका हमेशा सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन या लॉस निकालना होगा। डेप्रीसेबल असेट्स जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग है बिजनेस की, कार है, फर्नीचर है, या प्लांट एंड मशीन है, कंप्यूटर है, एसी है, टैक्सी है, सब चीजें इंटेंजिबल असेट्स डेप्रीसेबल असेट्स हैं। इनका सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ब्लॉक। कैटेगरी ए, सारे ब्लॉक की सेट्स बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म गेन या लॉस, नो WDV, नो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के टॉपिक में पढ़ा था आपने। और अगर एक पार्ट बेचा, 3-4 कारें, कार बेची, इतनी ज्यादा बिक गई कि पूरे ब्लॉक से भी ज्यादा, तो शॉर्ट टर्म गेन, नो WDV, नो डेप्रीसिएशन। और अगर कम में बिकी तो WDV आएगी। डेप्रीसेबल असेट्स हमेशा ही शॉर्ट टर्म होती हैं, उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने की जरूरत नहीं होती। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, कहता है कि ये हमेशा ही कैपिटल असेट्स हैं। हाँ, स्टॉक हो तो अलग बात है, नॉट बीइंग हेल्ड एज स्टॉक। शेयर ट्रेडिंग का काम है तो ये जीरो कूपन बॉन्ड स्टॉक की तरह है, तो इस पे कैपिटल गेन नहीं, बिजनेस की इनकम आएगी। इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है वो मैंने बता दिया कि म्यूचुअल फंड है, और ये 65% टोटल रिसीट का कम से कम इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी में लगाता है। ओके, जीरो कूपन बॉन्ड पे कैपिटल गेन आ सकता है, ये अपन ने बात की। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कौन सी है, बात हो गई। नीचे ना 111A और 112A है, ये बाद में करेंगे। 111A और ये जो है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, अभी क्या है, इसको नेक्स्ट पेजेस में करेंगे लेटर, अभी नहीं, अभी डिस्कस नहीं कर सकते, अभी आगे जाके इसे देखना पड़ेगा। तो फिलहाल आपके माइंड में ये तो आ गया कि कैपिटल असेट्स कौन सी है। कैपिटल असेट्स दो तरह की होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सेक्शन 2 क्लोज 14 एक्सेप्शन बताता है कि इनको कैपिटल असेट्स मानो ना, अगर कैपिटल असेट्स नहीं मानोगे तो कैपिटल गेन आएगा भी नहीं। कैपिटल असेट्स होगी तो ही कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल असेट्स नहीं हुई तो कैपिटल गेन कहां से आएगा, वो चीज भी अपने को माइंड में रखनी है। चलो वो बात है। तो ये कहता है क्या ट्रांसफर है क्या नहीं, उसकी डिस्कशन अब कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 45 क्या कहता था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, उस पे कैपिटल गेन में भी अराइज। कैपिटल असेट क्या है, पर्सनल चाहे बिजनेस की सब, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सारी सिक्योरिटी कैपिटल असेट्स हैं, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ एक्सेप्शन है, पर्सनल इफेक्ट की चीजें, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह, क्रॉप और ये सब चीजें, कंज्यूमेबल आइटम, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड है कोई, बेरर स्पेशल बेरर बॉन्ड काम नहीं आते। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर सॉवरन बॉन्ड है, वो माफ हो सकते हैं अगर मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो 5 साल के अंदर रिडीम हो गए तो फिर गेन आ सकता है, फिर वो असेट माना जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है उस पर। अब मुझे पढ़ना है ट्रांसफर क्या है। सेक्शन 2 क्लोज 47 ट्रांसफर, अक्सर ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आ सकता है। ट्रांसफर क्या है, सेल, एक्सचेंज या रेलिंग्विशमेंट ऑफ राइट, ये सब कैपिटल गेन अराइज हो सकता है, ये ट्रांसफर है। जैसे कि सरेंडर कर दिया आपने राइट शेयर, सरेंडर ऑफ राइट शेयर, या आपने टेनेंसी राइट किसी को दे दिया, ये भी बिकते हैं। सेकंड में कह रहा है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, आपने राइट सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया, जैसे कि आपने वो टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, टेनेंसी राइट छोड़ दिया, ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल गेन आ सकता है। कंपनी बायबैक करती है, अब शेयर आपके नहीं रहेंगे, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर करती है, पैसा देती है,
तो उस पे भी कैपिटल गेन आ सकता है। पैसे फालतू मिले, खरीदे आपने, सस्ते थे, तो कैपिटल गेन आ सकता है। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर हैं। सेल तो है ही है ट्रांसफर, एक्सचेंज भी ट्रांसफर हो सकता है। मान लो राम ने शाम को गोल्ड दिया और इसने इसको अपना घर दे दिया। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गोल्ड की, इस राम की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गोल्ड खरीदा था इसने 40 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड जब ट्रांसफर किया गोल्ड 50 लाख का था। इसकी बात करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हाउस, इसने हाउस खरीदा था 36 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू एट ट्रांसफर ऑफ हाउस, जब घर ट्रांसफर किया उस दिन बाजार में रेट उसका लगभग क्या था, 48 लाख था। तो ये क्या कर लिया उन्होंने, एक्सचेंज कर दिया एसेट्स का। तो इनकम टैक्स को पसंद नहीं करता ये एक्सचेंज, गेन आ सकता है। इनकम टैक्स राम के पास आया कि सेल ऑफ गोल्ड तूने कितने में कर दिया, फेयर मार्केट वैल्यू। जो गोल्ड का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 50। नहीं, तूने गोल्ड का ट्रांसफर कर दिया, उसके लिए बदले में क्या आया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस। आपको कितने वाली चीज आ गई, आपको 48 वाली आ गई। तेरी कॉस्ट कितनी थी गोल्ड की, तेरी कॉस्ट थी गोल्ड की, अभी ज़्यादा पुराना केस नहीं है, 40 लाख। भैया तुझे शॉर्ट टर्म गेन आ गया 8 लाख। फिर इनकम टैक्स शाम के पास आ गया। शाम भाई तूने क्या बेचा है, सेल ऑफ हाउस, कितने में, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड के बदले में। तुझे गोल्ड आया ना, तेरा सेल कंसीडरेशन, तो इसका सेल कंसीडरेशन गोल्ड है, तेरा भी सेल कंसीडरेशन क्या है, बदले में घर है उसके लिए गोल्ड है। गोल्ड कितने वाला आया, 50 वाला। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हाउस, तूने घर कितने का खरीदा था, 36 लाख। तुझे भी क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तुझे भी शॉर्ट टर्म आ गया और राम को भी शॉर्ट टर्म आ गया। अगर ये 3 साल से ज़्यादा पुराना केस होता गोल्ड का, तो वो गोल्ड लॉन्ग टर्म, घर में 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म, तो इंडेक्सिंग का फंडा आएगा, वो देख लेंगे। मतलब चीज़ों को अदल बदल करने पे भी गेन आ सकता है। अगर वो कैपिटल असेट एक्सचेंज हुई हैं तो कैपिटल गेन में भी अराइज्ड। बोलो कोई भी डाउट, सेल करना तो गेन आ ही सकता है सेल पे तो, लेकिन एक्सचेंज पे भी गेन आ सकता है। समझ आया, सेल पे भी आ सकता है गेन, एक्सचेंज पे भी आ सकता है। राइट शेयर सरेंडर कर दिए। कंपनी ने मुझे फ्री में ऑफर किया, सुमित तुझे शेयर लेने हैं तो 200 शेयर ले ले, ये रेट में दे देंगे। मैंने अपने दोस्त को कहा यार तू मुझे दे दे यार जो देता है। दोस्त कहता है मैं तेरे को 4000 रुपये दूंगा, इन 200 शेयर का ऑफर मेरे को दे दे। मैंने कहा चल ठीक है, 20 रुपये पर शेयर, चलो 4000 दे दे। मेरे लिए फ्री में 4000 बन गए, मेरा क्या लगा, नथिंग, वो 4000 का गेन आएगा। तो राइट शेयर का ऑफर किसी को सरेंडर करना भी ट्रांसफर है, या राइट छोड़ देना। जैसे आप कब्जे वाला घर का केस बताया, टेनेंट हो 25-30 साल पुराने, अब आपने घर का कब्जा छोड़ा, मतलब क्या छोड़ा, किराएदार रहने का राइट छोड़ा। बाय लॉ बाय कोर्ट आपसे खाली नहीं करवा सकते वो, इतने लंबे किराएदार हो, पर आपने छोड़ दिया, 20 लाख ले लिए। तो आपने क्या ट्रांसफर कर दिया, क्या बेचा है, टेनेंसी राइट, किराएदार बने रहने का राइट बेचा है। तो आपको कैपिटल गेन आ सकता है। ऐसी कंपनी बायबैक करती इक्विटी शेयर का, एक सेक्शन है 68 बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इंटर 2 में न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं। तो बायबैक कर दिया अगर आपने इक्विटी शेयर्स का, तो आपने कितने के खरीदे और कंपनी ने कितने आपको बदल के दे दिए। कंपनी इक्विटी शेयर वापस खरीद लेती है। मान लो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इक्विटी शेयर खरीदे थे 10 लाख के, थोड़े दिन बाद ही कंपनी का ऑफर आ गया, सुमित 15 लाख रुपए लेने गया, हमारे ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है, पैसे फालतू पड़े, लगाने की जगह है नहीं, वापस दे दें क्या, 15 लाख दे दें, तो मेरे को 15 लाख मिलेगा, तो मुझे कैपिटल गेन आ सकता है 5 लाख का। रफ आइडिया दिया, बाकी आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैपिटल गेन सेल पे, एक्सचेंज पे, राइट ट्रांसफर करने पे या राइट छोड़ने पे भी आ सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। देखो कंपल्सरी, इसकी पूरा क्वेश्चन है इस पे, कंपल्सरी पूरा कंसेप्ट, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल असेट्स पे। सेक्शन के साथ पढ़ूंगा आगे मैं
कैपिटल असेट्स पे गेन आ सकता है, सरकार ने एक्वायर कर ली। मेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, तो कैपिटल गेन आएगा, टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आरबीआई, एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 क्या कहता था कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर हुई है, कंपल्सरी ट्रांसफर हुई है, छीनी आपसे, सरकार ने पैसा दिया है, कंपल्सरी एक्विजिशन किया गया है, एक्वायर हुई है बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग हुई है, तो नो गेन, माफ है, एग्जाम्प्ट है। एक इंडिविजुअल को एग्जाम्प्ट और एक एचयूएफ को माफ है, लेकिन कंपनी पार्टनरशिप फर्म की जमीन है तो माफ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ले तो भी माफ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिले, उसके अकॉर्डिंग एक्वायर हो तो गेन सारा माफ है। चलो वो तो माफ है, देख लेंगे। वैसे अगर कोई चीज एक्वायर हो, जैसे आपका घर आ गया, मेन रोड पे शहर के बीचों बीच आपका घर था, सरकार कह रही है घर तोड़ना पड़ेगा, हम खरीदेंगे ये घर तेरा सारा, क्योंकि बाजार बड़ा टाइट है, बड़ी दिक्कत होती है, जाम लगता है, तो सरकार ने जबरदस्ती छीन लिया आपका घर। या रेलवे लेन के साथ आपका रेजिडेंशियल हाउस था, सरकार ने खाली करवा लिया जबरन आपसे कि पैसा ले ले भैया, ट्रैक और डालना है, एक साथ साथ ट्रैक और बनाना है, तो ट्रैक के पास जो घर है वो सरकार ने ले लिए, पैसा दे दिया आपको, तो कैपिटल गेन आएगा। सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 है, कैपिटल गेन आ सकता है। ओके, थर्ड, फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई किसी बंदे ने क्या किया, कैपिटल असेट्स को स्टॉक में बदल दिया, कैपिटल असेट्स कन्वर्टेड टू स्टॉक, कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड, तो ये सेक्शन 45(2) विद एग्जांपल पढ़ेंगे, इस पे भी गेन आ सकता है। कैपिटल असेट्स किस में बदल दी आपने, स्टॉक इन ट्रेड में बदल ली, कैपिटल गेन आ सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, क्या किसी बंदे ने पर्सनल हाउस है, उसका पर्सनल हाउस 2019-20 में ही बना था या 18-19 में बना था घर, जिसकी कॉस्ट थी मान लो 40 लाख। घर है, ये कैपिटल असेट है, घर कैपिटल असेट होता है, हाँ होता है, पर्सनल घर है, कोई डेप्रिसिएबल असेट ही नहीं, 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म होता है ये। मान लो 40 लाख का था, 19-20 में इसने क्या किया, आफ्टर 1.5 ईयर यानी लगभग 1.5 साल बाद 19-20 में इसने इस कैपिटल असेट्स को, ये जो रेजिडेंशियल हाउस था, पर्सनल हाउस, कन्वर्टेड टू स्टॉक, इसने बिकाऊ कर लिया, फॉर सेल का टैग लगा दिया, और इसका प्रॉपर्टी का काम था, इसने उसे बिकाऊ कर दिया, कहता और बनाएंगे। जो पर्सनल घर था वो दुकान की स्टॉक में बदल दिया, 40 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू एट कन्वर्जन, जब बदला ना उसका बाजार में घर का रेट 55 लाख हो गया था, तो इनकम टैक्स कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया तेरे को। शॉर्ट टर्म कैसे, 55 लाख का है बाजार का भाव 55 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू एट कन्वर्जन जो है वही तेरे लिए सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी 55। तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, तेरी कॉस्ट 40, क्या 2 साल से ज्यादा हो गए तो इंडेक्स कर ले कॉस्ट को, 2 साल से ज्यादा नहीं हुए तो शॉर्ट टर्म है, तो 15 लाख का शॉर्ट टर्म गेन आएगा। लेकिन गेन पे टैक्स कब दे देना, गेन निकाल लो, टैक्स टू बी पेड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल। आप गेन पेंडिंग रख लो, टैक्स इस पे तब दे देना, अभी तो पैसे ही नहीं है, बंदा कहता है बिका तो नहीं, गेन पे टैक्स तब दे देना जब बिकेगा। मैं कह रहा हूं 2020-21 में सेल ऑफ दैट रेजिडेंशियल हाउस फ्रॉम बिजनेस, अपने बिजनेस का स्टॉक बना लिया था, उसे बेच दिया इसने 62 लाख में, तो बिजनेस के लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कॉस्ट टू बिजनेस, बिजनेस के लिए कॉस्ट इसका फेयर मार्केट वैल्यू ही मानी जाए। कितने रुपए, 55 लाख, 7 लाख रुपए समझो इसे क्या गया, पीजीबीपी। और जो गेन पेंडिंग था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 लाख, उस पे भी टैक्स कब लग जाएगा, इस 15 लाख पे भी 20-21 में टैक्स लगेगा। टैक्सेबल इनकम ऑफ ईयर, टैक्सेबल इनकम ऑफ ईयर 2020-21,
एक तो पीजीबीपी की आ गई 7 लाख रुपए और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वेटिंग में था, उस पे लग जाएगा टैक्स ऐसे। यानी इनकम टैक्स को ये भी बर्दाश्त नहीं है। देखो बात एक है, एक सिंपल सी बात है, आपको तो गेन आना ही है ना। अगर ये ड्रामा ना होता तब भी क्या होता, 40 लाख रुपए का घर आप बेचते 62 लाख में, 40 का 62 में बेचते, तब बिजनेस की इनकम आती ना 22 लाख रुपए, तब भी 40 के 62 22 लाख गेन आना था। इनकम टैक्स ने उसके टुकड़े करवा दिए कि कोई कैपिटल असेट्स को किस में बदल रहे हो आप, स्टॉक में, बिकाऊ कर रहे हो। बिका नहीं तब भी गेन लॉस निकाल लो, जो जिस दिन कन्वर्ट किया स्टॉक में उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू पता कर लो क्या है। जिस दिन स्टॉक में कन्वर्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू 55 लाख है, तो बिजनेस के लिए इसकी कॉस्ट क्या मानी जाए, 55 लाख। जैसे खेती वाले में नहीं होता था, खेती की इनकम निकालते थे, बाजार रेट ही क्या है, फसल के लिए सेल वैल्यू और बिजनेस के लिए कॉस्ट, वही एग्रीकल्चर वाला फंडा है। तो बिजनेस के लिए तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है घर की, 55 लाख, तो 55 और 40 का डिफरेंस कैपिटल गेन आ गया 15। पर बंदा कहता मैं टैक्स कहां से भरूं, बिका तो नहीं, कन्वर्ट ही किया है, बिकाऊ किया है, बिका तो नहीं। डिपार्टमेंट कहता है वेटिंग में रख ले गेन, जब तेरा एक्चुअल में बिकेगा तब देखते हैं तुझे बिजनेस का लॉस आया गेन। 55 की जगह 54 में बिक गया तो बिजनेस का लॉस लाख रुपए, ऐसे लॉस भी आ सकता है। 62 में बिक गया तो गेन आ गया बिजनेस का 7 लाख रुपए, और ये 15 लाख रुपए जो वेटिंग में था ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिन लिया जाएगा। तो कैपिटल गेन कितना आ गया, 15 लाख रुपए का कौन सा गेन आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। किसी को भी डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा। ये इस तरह से क्या है, इसमें कैपिटल गेन निकाला जा सकता है। किसी को भी डाउट, बोलो। तो इसका तो डिटेल में आप पढ़ लेंगे, सेक्शन 45(2) है, लेकिन फिलहाल आप एक बार इतना ही देख लो इसे। कोई डाउट है इसमें? किसी को इसमें डाउट है तो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम। तो क्या है एग्रीकल्चर की तरह बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन, बाकी डिटेल में फिर आएगा। अभी तो ये ब्रीफ स्टोरी बता रहा है क्या ट्रांसफर है और क्या ट्रांसफर नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी बहुत अगर है तो वो डिटेल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो, तो ये भी ट्रांसफर है, उल्टा भी हो सकता है। बिजनेस में सेक्शन 28(6) से भी पढ़ा था कि अगर उल्टा स्टॉक को किस में कन्वर्ट करता है, बिजनेस का स्टॉक कन्वर्टेड टू कैपिटल असेट्स, मतलब स्टॉक था दुकान का, वो कहता है बेचना नहीं, जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, बिकाऊ घर था उसे अपना घर बना लिया, तो इससे क्या आ सकती है, पीजीबीपी। क्या, जिस दिन कैपिटल असेट्स में बदला उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू सेल ऑफ बिजनेस मान लो, माइनस कॉस्ट टू बिजनेस जो है, उससे कौन सी इनकम आ सकती है, पीजीबीपी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट किसे मान लेंगे, कल को वो बिकेगा एज असेट, तो फेयर मार्केट वैल्यू एट कन्वर्जन को ही क्या मान लेंगे, कॉस्ट। समझे? उल्टा सेक्शन 28(6) से पढ़ा था कि मान लो एक हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस हेल्ड फॉर सेल ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, घर बना बना के बेचते हो, इसकी कॉस्ट टू बिजनेस, इसकी बिजनेस को कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 80 लाख। कुछ साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद इसने क्या किया, ये जो स्टॉक है रेजिडेंशियल हाउस था ना, ये क्या इसमें रहना शुरू कर दिया, कन्वर्टेड टू कैपिटल असेट। उल्टा कर लो, इसको कैपिटल असेट्स बना दिया, कहता अब नहीं बेचना, इसमें रहेंगे। तो उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू एट कन्वर्जन, उस वक्त कन्वर्जन के वक्त इसका रेट 90 लाख, तो ये 10 लाख रुपए कौन सी इनकम आ गई, पीजीबीपी। 90 - 80 कितनी आ गई, 10 लाख रुपए बिजनेस की इनकम।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इफ इट इज फर्दर सोल्ड, कल को ये घर आगे बेचा जाएगा तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेके चलोगे, 90। कल को मान लो सेल कंसीडरेशन 105 लाख में बेच दिया 6 महीने बाद ही, आफ्टर 6 मंथ्स ही बेच दिया, या 1.5 साल बाद बेच दिया, आफ्टर 1.5 ईयर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 105 और 90 का डिफरेंस 15 लाख। सीधी सी बात है, 80 लाख वाली चीज 105 में बेचोगे तो 25 लाख रुपए का फायदा है, 10 लाख बिजनेस का और 15 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये सेक्शन 28(6) अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर 6(1) में कवर किया था, ठीक है, पीजीबीपी में। तो उल्टा भी अपन ने पढ़ा था, पर वो बिजनेस की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब कैपिटल असेट्स को स्टॉक में बदलते हैं तो कैपिटल गेन के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर दोनों ही सिचुएशन लगभग एक सी बात करती हैं, दोनों क्लियर होनी चाहिए। बोलो इसमें कोई डाउट? ओके। और क्या कहता है, कहता है सेल एक्सचेंज हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट हो गया, अदर लो कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, या सेट कन्वर्ट कर दी कैपिटल असेट स्टॉक में, वो हो गया। फिर कहता है इंश्योरेंस से पैसा मिलना, इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट कैपिटल असेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 45(1)(a). 45(1) तो चार्जिंग सेक्शन है इस चैप्टर का, कि कैपिटल गेन में बी अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, वो चार्जिंग सेक्शन था। ये पढ़ा था ना अपने। तो अपन ने उसमें पढ़ा था कि क्या कैपिटल असेट है, ये देखा सेक्शन 45(1) में। तो 45(1) ने बताता है कि इंश्योरेंस से पैसा मिलना भी कैपिटल गेन या लॉस अराइज कर सकता है। मान लो WDV ऑफ कार 1 अप्रैल 2020 को 10 लाख रुपए की थी, और ये कार क्या होगी, कार लॉस्ट ड्यू टू फायर, आग लग गई, कार खत्म होगी। इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट कलेक्टेड, बीमे वालों ने हमें पैसा दे दिया 8 लाख, और सेल ऑफ स्क्रैप, जली हुई कार भी कह दिया कबाड़ में तुम बेच दो, 50,000 में बेची, तो नेट सेल कंसीडरेशन टोटल में कितना आ गया, एक तरह से कार गई और कितने पैसे आ गए, 8.5। 8 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से आ गया, और सेल ऑफ स्क्रैप 50, 8.5 लाख रुपए कलेक्ट हो गए टोटल बीमे से। और हमारी WDV और कार नहीं थी, ओनली कार इन अ ब्लॉक, ओनली कार इन ब्लॉक, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, 10 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हो कि 1.5 लाख रुपए का यहां पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। गेन लॉस कुछ भी आ सकता है, बीमे से पैसे मिलना समझ लो एक तरह से क्या है, सेल है। बीमे से पैसे मिलना समझ लो सेल है, जो बीमा कंपनी से पैसे मिलते हैं, इट इज लाइक अ सेल। लॉस आए चाहे गेन आए, जितना पैसा मिलेगा वो समझो सेल है, तो वो भी आ सकता है, ठीक। 6, आपने एक सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या है, ट्रांसफर है, गेन आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। जैसे मान लो राम ने शाम को एक घर बेचा, शाम को हाउस ट्रांसफर कर दिया, इसने फुल पेमेंट दे दी, इसने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, कब्जा दे दिया, पोजेशन ट्रांसफर भी, कब्जा दे दिया, ले भैया घर, इसने पेमेंट दे दी, एफिडेविट पे अग्रीमेंट कर लिया, ऑन स्टैम्प पेपर लिख लिया, सारी बातें लिख ली स्टैम्प पेपर पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन इज स्टिल पेंडिंग, रजिस्ट्रेशन इज स्टिल पेंडिंग। कई बार सरकार रजिस्ट्रेशन बंद कर देती है ना, बीच में रजिस्ट्री होनी बंद हो जाती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो कोई बात नहीं, ये भी अमाउंट टू बी ट्रांसफर माना जाएगा, ट्रीटेड एज ट्रांसफर हो जाएगा, कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन इज अ मेयर फॉर्मेलिटी।
आप बताओ तूने बेचा कितने में और कितने का खरीदा, गेन निकाल लो। रजिस्ट्री नहीं हुई तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। अगर फुल पेमेंट इस तरह से अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दे दी, कब्जा दे दिया, पैसे ले लिए, तो इट विल अमाउंट टू ट्रांसफर। चाहे रजिस्ट्री सरकार के रिकॉर्ड में अभी नहीं हुई, पर इसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इट विल अमाउंट टू ट्रांसफर, ये कह रहा है। क्लियर ये बात? ओके, तो ये भी ट्रांसफर है। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड से पैसा मिलना। ये कह रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं बताया था ना, अलग से फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता, इशू डिस्काउंट पे होते हैं, पेमेंट पार पे होती है। 100 का एक है फेस वैल्यू, आपको इशू 90 में कर दिया और पेमेंट 100 रुपये होगी, तो 10 रुपये का ये आपका कैपिटल गेन है, समझ लो। तो ये गेन है, कंपनी के लिए खर्चा इंटरेस्ट मानो चाहिए, आपके लिए कैपिटल गेन है, इस तरह से। लास्ट इसमें क्या कहता है, 8th पॉइंट लास्ट, इसमें कहता है कि कई बार इमूल प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है, ट्रांसफर तो हो जाता है पूरा राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ राइट होता है, रजिस्ट्री का फिर पंगा है। जैसे सोसाइटी का फ्लैट है, मान लो ईरा ग्रुप के अंदर रजिस्ट्री किसके नाम है, रजिस्ट्रेशन तो ईरा के नाम है, इन द नेम ऑफ ईरा ग्रुप के नाम रजिस्ट्रेशन है, लेकिन राम इज अलॉटी ऑफ फ्लैट, राम को वहां एक फ्लैट जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो अलॉट हुआ है जिसकी राम की कॉस्ट 40 लाख है। अब राम ने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ फ्लैट टू श्याम फॉर 70 लाख। तो देखा जाए रजिस्ट्री तो सारी ईरा के नाम है, इन दोनों का ये तो अलॉटी है, इस अलॉटी ने आगे दूसरे को अलॉट कर दिया, ऐसे। तो राम के हाथों में, राम हैज ट्रांसफर द कैपिटल असेट्स। इनकम टैक्स कहता है राम तूने कैपिटल असेट को क्या कर दिया, ट्रांसफर। कैपिटल गेन आ सकता है, कैपिटल गेन में बी अराइज्ड फॉर राम तुझे आ सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ईरा ग्रुप के नाम है, कोई बात नहीं, अलॉटी आगे आगे ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन आ सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। कैपिटल गेन में बी अराइज, बोलो कोई डाउट इसमें? कैपिटल गेन आ सकता है, ये कह रहा है। चलो कुछ एग्जांपल दे रहा है इसी में ना सेक्शन और भी हैं, 45(3), 45(4) इसी में आएगा, सेक्शन 45(3) और सेक्शन 45(4), ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय पार्टनर टू फर्म ऑन एडमिशन टू फर्म। कोई पार्टनर फर्म में आता है तो वो असेट्स ट्रांसफर करता है, तो सेल कंसीडरेशन फॉर द पार्टनर, उस पार्टनर के लिए उस कैपिटल असेट्स का सेल कंसीडरेशन क्या होगा, अमाउंट रिकॉर्डेड इन फर्म्स बुक्स, वही तेरे लिए क्या है, समझो सेल। एग्जांपल लेना, राम ने एक लैंड परचेज की इन 2019-20, उसने वो लैंड खरीदी थी, राम ने 10 लाख रुपए की कॉस्ट थी उसकी। 2020-21 में राम ज्वाइन अ पार्टनरशिप फर्म एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड टू फर्म एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भैया किसी फर्म में जाओगे तो पैसा कैपिटल लगानी पड़ती है, उसने लैंड दे दी, राम ने लैंड दे दी फर्म को, ये लैंड ले लो, ठीक, उसका बाजार रेट नहीं देखना, फर्म जिस फर्म को दी उसकी बैलेंस शीट में कितना है, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट ऑफ फर्म। फर्म ने अपनी बैलेंस शीट में वो लैंड कितने की दिखाई, वो लैंड फर्म ने 30 लाख रुपए की दिखाई, तो राम के लिए गेन कितना आएगा, सेल कंसीडरेशन अमाउंट रिकॉर्डेड 30, 2 साल हुए नहीं, अभी जमीन को 1 ही साल हुआ था, शॉर्ट टर्म कितने की खरीदी, 10,
तो राम के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 20 लाख रुपए। तो फर्म की बुक्स में जितना लिखा गया वो पार्टनर के लिए क्या है, सेल प्राइस होता है। विद एग्जांपल डिटेल में आएगा आगे। एक एग्जांपल मैंने दे दिया है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है और एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई कैपिटल असेट दे देता है तो वो असेट सेल मानी जाएगी, दैट विल अमाउंट टू ट्रांसफर। और उसका प्राइस सेल कंसीडरेशन क्या होगा, मार्केट वैल्यू नहीं, अमाउंट रिकॉर्डेड इन फर्म्स बुक्स। फर्म की बुक्स में बैलेंस शीट में देखो वो सेट राम ने जो दी थी कितने की लिखी गई है, मान लो 30 की, तो 30 और 10 का डिफरेंस राम का गेन। मान लो फर्म की बुक्स में वो लिखी गई होती 8 लाख की, तो राम कहता जी 8 लाख में लैंड गई, मेरे को 2 लाख का क्या गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉस गेन जो भी आए फर्म की बुक्स में जो लिखा जाएगा वो क्या माना जाएगा, सेल प्राइस। इसी में आप पढ़ेंगे सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ असेट बाय फर्म टू पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप टूट गई, A प्लस बी प्लस सी की फर्म थी, इन तीनों की फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व, फर्म ने ए को क्या कर दी, ट्रांसफर ऑफ कोई असेट, फर्म ने किसको दे दी, ट्रांसफर ऑफ कार टू ए इन फुल सेटलमेंट। इसको जो पैसा देना था उसके बदले में कार दे दी, कार का फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल है। इस सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर इज सेल कंसीडरेशन फॉर फर्म। फर्म के लिए सेल कंसीडरेशन क्या माना जाए, सेल कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू एट ट्रांसफर। भाई फर्म ने क्या किया, सबको सेट्स बांटनी थी, फर्म डिसॉल्व होगी, ए को बी को सी को। ए को एक कार दे दी कि भी तू कार ले जा यार तेरे पैसे के बदले में। उस कार को जब दिया बाजार में रेट 8 लाख है, लेस WDV ऑफ कार इन फर्म बुक्स। फर्म की बुक्स में उस कार की WDV कितनी है, फर्म की बुक्स में उस कार की WDV 5 लाख है, तो 3 लाख रुपए क्या आ जाएगा, इसके लिए फर्म के लिए कैपिटल गेन आ सकता है फॉर फर्म। 2 केस हैं, एक तो पार्टनर जो फर्म में आता है सेट्स देता है, और एक है फर्म डिसॉल्व होने पे सेट्स बांटती है। 2 सिचुएशन है। अगर पार्टनर किसी फर्म में आके सेट्स देता है तो 45(3) सेक्शन कहता है कि पार्टनर ने जो सेट्स दी वो बुक्स ऑफ फर्म में कितने की लिखी गई वही पार्टनर के लिए सेल है, उसी हिसाब से पार्टनर को गेन आएगा। 45(4) सेक्शन कहता है कि फर्म डिसॉल्व होने पे पार्टनर को सेट्स बांटती है, तो उस सिचुएशन में क्या कहता है कि जो फर्म डिसॉल्व हुई उसने असेट दी पार्टनर को, बाजार में भाव क्या है वही सेल कंसीडरेशन फॉर द फर्म माना जाए। तो वो 8 लाख था, फर्म के लिए सेल कितने की मानी जाए, 8 माइनस WDV ऑफ कार, तो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म इस तरह से आ जाएगा। बोलो कोई भी डाउट इसमें, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। फर्म के इस सिचुएशन में आगे डिटेल में आएंगी, ये भी ट्रांसफर है, यानी फर्म की दोनों सिचुएशन में कैपिटल गेन आ सकता है। कब ये ट्रांसफर है, पार्टनर एडमिशन लेते वक्त सेट्स दे या फर्म डिसोल्यूशन पे सेट्स बांटे, दोनों ही केस में कैपिटल गेन आ सकता है, पर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन हैंड्स ऑफ कंपनी। कब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स, असेट्स बांट दी ऑन लिक्विडेशन। फर्म वाली सिचुएशन है, फर्म डिसोल्यूशन पे सेट्स बांटती है तो बख्शा नहीं गया, फर्म डिसोल्यूशन पे सेट्स बांटती है तो ट्रांसफर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय फर्म ऑन डिसोल्यूशन, वो ट्रांसफर है, अभी बताया था 45(4) क्या है, ये ट्रांसफर है, इस पे कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल गेन आएगा फॉर फर्म, फर्म को कैपिटल गेन आ सकता है। लेकिन कंपनी डिसोल्यूशन पे सेट्स बांटेगी शेयर होल्डर को, कैपिटल गेन नहीं है, ट्रांसफर नहीं माना गया, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन अराइज।
जब ट्रांसफर ही नहीं तो उस पर कोई कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। हाँ, शेयर होल्डर को गेन आ सकता है। गेन में बी अराइज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को तो आ सकता है, कंपनी को माफ है भाई, असेट महंगी होगी, इतने के बदले में दे दी, 25 लाख के बदले में कोई जमीन दे दी, कंपनी ने खरीदी थी कितने में, 15 में, तो कंपनी को गेन आना चाहिए, छोड़ दो, माफ है। शेयर होल्डर क्या एंगल से आ जाओ, मान लो मैं अपनी बात करूं सुमित की, सुमित ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अभी 8 महीने पहले खरीदे थे 10 लाख रुपए के। सुमित ने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे एक्स लिमिटेड के। एक्स लिमिटेड क्या होगी अब, लिक्विडेटेड, बंद होगी, और उन्होंने बदले में लैंड रिसीव्ड इन फुल कंसीडरेशन ऑफ शेयर्स। उन्होंने मुझे कहा जमीन ले ले सुमित फुल कंसीडरेशन में, मान लो वो जमीन जो है वो 14 लाख वाली आ गई, तो अपने को तो ये शॉर्ट टर्म असेट्स है, शॉर्ट टर्म है क्योंकि शेयर तो लिस्टेड भी 12 महीने बाद लॉन्ग टर्म होते हैं या तो 8 महीने, शॉर्ट टर्म असेट थी। तो आप देखो मुझे बदले में क्या आ गया, 10 के बदले में 14, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए शॉर्ट टर्म गेन आ जाएगा। यानी कंपनी को गेन नहीं निकाला जाता, कंपनी के हाथों में गेन माफ है। अगर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का हो और उस पे कंपनी शेयर होल्डर को असेट्स बांटे, उस पे कैपिटल गेन जो है नहीं आएगा, माफ है, कंपनी का गेन नहीं निकाला जाएगा। पर फर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे असेट्स बांटे शेयर होल्डर को, तो इन द हैंड्स ऑफ फर्म कैपिटल गेन में बी अराइज्ड। लेकिन कंपनी के केस में शेयर होल्डर के लिए तो गेन आ सकता है, उसने शेयर कितने के खरीदे और बदले में उसके शेयर्स के जो मिला वो कितने का है, डिफरेंस से कैपिटल गेन आ सकता है। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स टू मेंबर बाय एचयूएफ ऑन पार्टीशन। एचयूएफ टूट गया, पार्टीशन पे अपने मेंबर को असेट्स बांटता है, नो ट्रांसफर फॉर एचयूएफ के लिए कोई गेन नहीं आएगा क्योंकि उसे ट्रांसफर नहीं माना गया। सीधी सी बात है, कंपनी बंद हो या एचयूएफ लिक्विडेट हो, पार्टीशन हो, दोनों लोग अपने मेंबर को सेट्स बांटेंगे तो इट विल नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर नहीं माना गया, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो, पार्टनरशिप अपने पार्टनर को सेट्स बांटेगी तो कैपिटल गेन में भी अराइज विद न्यूमेरिकल एग्जांपल आगे पढ़ेंगे हम इसको। तो क्या ट्रांसफर है, सेक्शन 2 क्लोज 47 कहता है कि सेल एक्सचेंज ट्रांसफर है, रेलिंग्विशमेंट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट भी ट्रांसफर है, टेनेंसी राइट, बाय बैक ऑफ इक्विटी, सरेंडर करना राइट शेयर को, ये भी क्या है, ट्रांसफर है, गेन आ सकता है। कंपल्सरी एक्विजिशन हो तो 45(5) में गेन आ सकता है, 45(2) कैपिटल असेट्स को स्टॉक में बदला, गेन आ सकता है। इंश्योरेंस क्लेम किसी असेट के अगेंस्ट आया 45(1) ने, चार्जिंग सेक्शन 45(1) था, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, कैपिटल गेन में भी अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, तो 45(1) ने इंश्योरेंस क्लेम का है तो गेन आ सकता है। और पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री नहीं हुई तो क्या हुआ, इट विल अमाउंट टू ट्रांसफर, गेन आ सकता है। और कोई मेच्योरिटी पे 0 कूपन बॉन्ड के पैसे मिले एक्स्ट्रा तो गेन आएगा। और इमोल प्रॉपर्टी में वो सोसाइटी के नाम ही है, ईरा ग्रुप वाला एग्जांपल था, गेन अलॉटी को आ सकता है अगर किसी और को ट्रांसफर करता है तो। पार्टनरशिप में एडमिशन होता है पार्टनर का, 45 सबसेक्शन 3 असेट्स देता है, तो फर्म की बुक्स में जो वैल्यू लिखी गई इट विल अमाउंट टू सेल कंसीडरेशन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, ओके, गेन आ सकता है। डिसोल्यूशन पे फर्म असेट्स बांटे तो फर्म को गेन आ सकता है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे असेट्स लिक्विडेशन पे, कंपनी के लिए कोई गेन नहीं, पर शेयर होल्डर को अपने शेयर के बदले में फालतू पैसा आ रहा है, शेयर होल्डर के लिए गेन आ सकता है। एचयूएफ के मेंबर पार्टीशन पे असेट्स ले रहे हैं तो एचयूएफ बांट रहा है तो एचयूएफ के लिए गेन माफ है, कोई गेन नहीं। ओके, फिर ये कह रहा है ट्रांसफर पार्टनरशिप का पढ़ लिया, प्रोप्राइटरी बिजनेस फर्म लेगी, कोई प्रोप्राइटर था उसका बिजनेस किसने खरीद लिया, फर्म ने, अब ये असेट्स बेचेगा, असेट सेल करेगा तो ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है, कैपिटल गेन आ सकता है।
आपको जी ये क्यों? क्योंकि आगे जाके फर्म को कंपनी ले जाए कुछ शर्तों के साथ या प्रोप्राइटरशिप को कंपनी ले जाए तो ये ट्रांसफ़र नहीं होता, पर कुछ शर्तें हैं, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। कुछ शर्तों के साथ कैपिटल गेन नहीं आता, कुछ शर्तों के साथ कैपिटल गेन नहीं आता। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होगी कंपनी बन गई, या प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट होके कंपनी बना ली, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की असेट्स किसको ट्रांसफर की गई हैं? कंपनी को, तो महंगी बेचेगी तब भी गेन माफ, इट कांट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। कुछ कंडीशन है सेक्शन 47 में पढ़ेंगे। लेकिन प्रोप्राइटरशिप को फर्म में कन्वर्ट करने पे जो असेट्स बेची उस पे कैपिटल गेन आएगा। 90 साल 100 साल के लिए सलामी पे दे देते हैं, 20 लाख रुपए में पट्टा दे दिया 100 साल का, 20 लाख रुपए जो इकट्ठा लिया, दैट इज सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये लंबे टाइम के लिए पट्टा देना किराया नहीं है, ये सेल ही है लंबे टाइम के लिए। ओके, सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी का याद होगा, 12 साल के लिए अगर लीज पे देते हो या 12 साल से ज़्यादा तो इट विल अमाउंट टू ट्रांसफ़र। ये समझो ट्रांसफ़र है, वहाँ लिखा था। और सामने वाला लेसी विल बी ट्रीटेड एज ऑनर, तो वहाँ डीम्ड ऑनर का केस था ना कि बार ऑनर मान लिया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन अनपेड प्राइस, इंटरेस्ट कोई कैपिटल गेन थोड़ी है। मैंने किसी को प्रॉपर्टी बेची, पैसे बाकी हैं, उस पर मैंने क्या लगा दिया? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे कोई कैपिटल गेन थोड़ी आएगा, वो तो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड पे आएगा। तो इसके एक दो एग्जांपल दे रहा है। पहला कह रहा है पेज नंबर 5 पे एग्जांपल 1 214 का है, पढ़ चुके हैं। एक पेंटिंग बेच रही है किसको और कह रही है कैपिटल गेन नहीं आएगा, गलत। चाहे वो पेंटिंग पर्सनल है पर वो यूज वाली चीज नहीं है, इसलिए पेंटिंग, पर्सनल ज्वेलरी, स्कल्पचर या एंटीक वगैरह हो पर्सनल, या पर्सनल लैंड हो, पर्सनल शेयर्स हो, घर हो, इन सब चीजों पे कैपिटल गेन आता है। इस पेंटिंग को ट्रांसफर माना जाएगा, इस पे कैपिटल गेन आएगा। एक और केस देखना, ए एक कार का मालिक है एग्जांपल 2 में, कहता है 1 अप्रैल 19 को उसने बिजनेस शुरू कर लिया कारों का और ये कार स्टॉक में बदल दी। तो बताया था ना कैपिटल असेट्स कन्वर्टेड टू स्टॉक 45(2). क्या कहता है? कहता है बाद में बिजनेस से ये कार बेच दी उसने, ये कार बेच दी। कहता है प्रॉफिट 1 लाख में, बिजनेस से बेची महंगी तो वो तो बिजनेस का प्रॉफिट है। जिस दिन वो कार कन्वर्ट की तूने स्टॉक में, उस दिन का बाजार रेट बता और वो कार कितने की खरीदी थी, उसका डिफरेंस कैपिटल गेन आएगा। ये ट्रांसफर है, कैपिटल असेट्स को तुम कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक में, तो 45(2) कहता है कैपिटल गेन आ सकता है। मैंने एग्जांपल भी लिखा था, जिस दिन कन्वर्ट की उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू सेल और जितने की खरीदी वो कॉस्ट, डिफरेंस से कैपिटल गेन में बी अराइज्ड। ठीक, नीचे बॉक्स कह रहा है ट्रांसफर है वॉलंटरी हो जो इनवॉलंटरी। ये देखो अपन ने पढ़ा था कि कैपिटल असेट्स क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन होगी। सरकार ने छीन लिया आपका घर प्लॉट, तो पैसे तो मिले ना, तूने कौन सा फ्री में छोड़ दिया, पैसे मिले, कैपिटल गेन में भी अराइज। तो कंपल्सरी हो, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल गेन आएगा जब पैसे मिले हैं। ये नहीं कह सकते मेरी प्रॉपर्टी तो छिन गई, मैं बेचारा ना, पैसे लिए हैं, बेचारा किस चीज का, सरकार से पैसे लिए हैं, कैपिटल गेन आ सकता है। सेकंड कहता है इट इज इमटेरियल वेदर असेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय ओनर हिमसेल्फ। आप बेचो या आपकी तरफ से आपका एजेंट बेचो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? नहीं। मेरे पास प्लॉट है, मैं बेचूं या मेरी तरफ से ऑथराइज एजेंट बेचे तो वो सेल है। बस फर्क ये है कि अगर वो प्लॉट 50 लाख का बेचा दलाल ने, बस वो दलाली ले लेगा 50, मेरे लिए नेट सेल 49-50 की हो जाएगी। मान लो 50 लाख का दलाल ने प्लॉट बिकवा दिया, प्रॉपर्टी डीलर ने, वो कहता सुमित जी 50,000 पे मेरा कमीशन दो ब्रोकरेज, तो मैंने दे दी, तो मेरे लिए सेल में से कम हो जाएगा वो 50,000, मेरे लिए सेल कितने की हो जाएगी? 49,50,000 रुपए की। इस तरह तो कोई बेचे, आप खुद बेचो या आपका एजेंट कमीशन लेके बेचे या सरकार बोली लगा के कंपल्सरी एक्वायर करके बेचे, पैसे मिलेंगे, वो सेल है, कॉस्ट कम करके गेन आएगा। टेनेंसी राइट पे भी गेन आ सकता है, ये चीज बता रहा है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट पे भी गेन आ सकता है। चलो एक ट्रांसफर क्या नहीं है ये बाद की बात है, इसे बाद में देखेंगे। ट्रांसफर क्या नहीं है, तो फिलहाल ट्रांसफर है या नहीं, ये 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे यहाँ पे। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं अभी।
और कैपिटल गेन कंप्यूट करने के क्वेश्चन भी देखने हैं, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में तो बोलो। ओके